रात के गहरे सन्नाटे में एक औरत हाथ में एक थैले में कुछ लिए जल्दी जल्दी हाँफते हुए डरी सी, उसकी निगाहें हर पल अनजान डर से इधर उधर देखती हुई जंगल की तरफ जा रही थी। ये औरत देखने में किसी गांव की साधारण सी गृहिणी लग रही थी। मैली सी साड़ी में एक बड़ा सा घूंघट निकाले हुए बस चलती जा रही थी। एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास जाकर थोड़ी सांस लेती है, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो एकदम से डर जाती है। हल्का सा घूंघट ऊपर करके देखा तो अजी आप हो, उस औरत ने कहा। क्यों, तेरे को क्या लगा? एक लगभग 30 साल का युवक, कदकाठी में ठीक ठाक, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों में गहरी लाली, मानो कई दिन से सोया ना हो। क्या लगेगा जी मेरे को? आप कब तक इस तरह भागते छुपते रहोगे पुलिस से? हर बार मुझे इन जंगलों में आपको ढूंढते हुए खाना लेकर आना पड़ता है। आप नहीं जानते मैं कितनी डर जाती हूँ। तने से भी नहीं छोड़ सकता दया। ये काम ही ऐसा है जिसमें सुकून कहाँ, बस हमारे बच्चों का अच्छा पालन पोषण और पढ़ाई हो जाए, फिर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आज तक इस अमर को कोई नहीं पकड़ पाया। तू डरती क्यों है पगली? चंदन के पापा हर शाम बच्चे आपके आने की राह तकते हैं। उनकी आंखें हर वक्त दरवाजे पर ही रहती हैं। दया कहती है, देख दया, तू मुझे बच्चों का नाम लेकर भावुक मत किया कर। अरे उनके लिए ही तो सब कर रहा हूँ, वरना मुझे अनपढ़ को कौन नौकरी देगा? ये थैला मुझे दे और जा यहाँ से। अमर थोड़ा गुस्से और चिंता में आकर कहता है, अगर किसी ने देख लिया और पुलिस को भनक पड़ गई तो मुझे फिर भूखा ही भागना होगा। दया अपने साड़ी के पल्लू को चेहरे पर खींचती है और बड़ा सा घूंघट निकालकर फिर चल पड़ती है वापसी की ओर। अमर को बिना कुछ कहे, अमर भी जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाती देखता ही रहता है। उसी पेड़ के पीछे बैठकर खाना निकालकर खाने लग जाता है। 4 निवालों में ही 2 रोटियां जल्दी जल्दी ठूंस कर वहां से चल पड़ता है अपने अगले शिकार के लिए। दया रास्ते भर में बस यही सोचती है, हे भगवान, अगर पहले पता होता कि पति का साथ और प्यार मिलना मेरे लिए हर दिन एक गहरी खाई में जाना हो जाएगा, तो इससे तो अच्छा था मैं कभी ब्याह ना करवाती। आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अरे अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ पल मांग लिए तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? सोचते सोचते कब दया का घर आ गया पता ही नहीं चला। दरवाजे की कुंडी बाहर से खोलकर अंदर गई तो चंदन टकटकी लगाए छोटे भाइयों को सुलाकर खुद उसके पास साय की तरह बैठा दया के ही आने की बाट जो रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर चंदन, जो दया और अमर का बड़ा बेटा 6 साल का मासूम सा बच्चा, बोल पड़ा, माँ आप अकेली ही आई हो? बाबा आज फिर नहीं आए हमसे मिलने? दया अपना मन थोड़ा कठोर कर बोली, चंदन तू तो समझता है ना कि तेरे बाबा को दूर दूर काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। उन्हें जैसे ही समय मिलेगा आप लोगों से मिलने जरूर आएंगे। चंदन के सर पर हाथ फेर कर उसके कड़वे सवालों से खुद को बचाने की कोशिश में दया बोली, सो जा चंदन बेटा, सुबह स्कूल जाना है ना। चंदन, माँ आप हर बार उस थैले में खाना लेकर जाती हो, बाबा खुद क्यों नहीं आते यहाँ? अब दया थोड़ी कड़क होकर कहती है, जब तेरे बाबा आए तब उससे पूछ लेना, मुझे नींद आ रही है, कहती हुई नीचे एक हल्की सी चटाई पर अभिराज और सुमन को लेकर सो जाती है। चंदन खटिया पर अपने छोटे भाई कर्ण के साथ सोता है। दया 4 बच्चों की देखभाल अकेली ही करती है। चंदन और कर्ण दोनों स्कूल जाते हैं। अभिराज और सुमन अभी छोटे हैं। दया चंदन की तरफ पीठ करके सोने का नाटक करती है, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अपने अतीत के पन्नों को पलटते हुए सोचती है, अमर के माँ बाप गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने सारी जमीन अपने नाम करवाई, क्योंकि अमर अनपढ़ था। उसे क्या पता था कि जिस भाई को वह देवता की तरह पूजता है वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। सोचकर दया की आंखों में आंसू मोतियों की एक कतार में चटाई पर समाने लगते हैं। बाबूजी को क्या खबर थी कि जिस बेटे को उन्होंने घर और छोटे भाई की जिम्मेदारी सौंपी थी वही किसी अन्य के बहकावे में आकर अपने ही भाई का दुश्मन बन बैठेगा। उसे अमर के साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे जब शादी की पहली रात को दया को पता चला कि अमर बिल्कुल अनपढ़ है। हालांकि दया 8वीं पास थी, लेकिन उसे अमर के बारे में 10वीं पास बताया था। अमर ने दया को एक ही बात कही, देख दया, चाहे मैं अनपढ़ हूँ लेकिन तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मैं खुद भी क्यों ना बिक जाऊं। दया अपने आंसू पोंछकर बच्चों के चेहरे पर हाथ फेरती है और कहती है, अगर उस दिन मेरा अधूरा गर्भ न गिरा होता तो तुम्हारे पापा कभी ऐसा काम करने नहीं जाते। उनके भाई ने मुझे उनको आधी रात को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।
कई दिनों तक हमें एक भी निवाला मिलना मुश्किल हो गया था और मेरा 7वां महीना चल रहा था। हम दिन रात सड़कों पर भीख मांगकर कुछ निवाले खाकर गुजारते। अमर के सभी रिश्तेदारों ने भी साफ मना कर दिया था मदद के लिए, क्योंकि उनको बड़े भाई का खौफ जो था। एक दिन अमर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया। मैं बहुत डर गई। हम सड़क पर बनी पगडंडी पर ही सोते। मैंने एक राहगीर से मदद की भीख मांगी, लेकिन एक अमीर आदमी को रोते रोते पैर पकड़कर कहने लगी, साहब कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरे पति का इलाज करवा सकूं। लेकिन उस आदमी ने मदद करने की बजाय अपने पैर को छुड़ाते हुए जोर से झटका दिया। क्या सुबह सुबह अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर सामने आ जाते हो भिखारी? तो मैं पेट के बल वहीं गिर पड़ी। कमजोरी की वजह से खून की धारा सड़क पर बह रही थी। दर्द से पेट को पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां एक दूसरे आदमी ने मुझे उठाया। मैंने उस आदमी से अपने दर्द को भूलकर अमर की तबीयत के बारे में बताया। उसने हम दोनों को अस्पताल पहुंचाया और हमारा इलाज भी करवाया। मेरा गर्भ तो गिरना ही था। ये देख अमर अपनी बेबसी पर बहुत रोया। उसे रोता देख उस आदमी ने कहा, अमीरों से भीख में नहीं, छीन कर मिलेगा। उस दिन के बाद अमर ने गलत राह चुन ली और अमीरों का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। कैसे बताऊं मेरे बच्चों तुम्हें कि तुम्हारा बाप एक नामी लुटेरा बन गया है, जो अमीर आदमी हो या औरत, किसी को भी लूटने से बिल्कुल भी नहीं झिझकता। हर पल पुलिस उसे ढूंढती रहती है, इसलिए मुझे उसके लिए जंगलों में खाना लेकर जाना पड़ता है। दया फिर अपने अतीत के पन्नों से बाहर आ गई। हे भगवान, मेरी हर रातें अमर की यादों में ही बीत जाती हैं। मेरे पास उसके प्यार और बच्चों को उसके स्नेह की कमी हमेशा खलती रहेगी। इनका बचपन बाप के लिए तरसते हुए ही निकल जाएगा। हे ईश्वर, अमर को उस दलदल से बाहर निकाल दे, नहीं तो वो हमसे बहुत दूर चला जाएगा। सोचते हुए कब दया की आंख लग जाती है पता ही नहीं चला। सुबह उठकर नित्य कर्म करके पानी लेने नल पर पहुंची। मोहल्ले में एक ही नल होने की वजह से औरतों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। दया भी सबके पीछे जाकर खड़ी हो गई, हाथ में अपना मटका लिए। उसे देख रोज की तरह उसकी जेठानी सुलोचना फिर बोल पड़ी, लो जी आ गई लुटेरे की बहुरिया। क्यों रे, रात को आया कि नहीं वो? अरे अरे देखो ना सखियो, कैसे बेचारी को अकेला छोड़कर चला जाता है। कड़वे शब्द सुनकर दया की आंखें नम हो गईं। बस करो ना जीजी, हम आपसे कुछ नहीं कहते, फिर भी आप क्यों हमारी बेइज्जती करने में लगी हो? सुलोचना बोली, तेरे मर्द का पता है, वो कभी भी जा सकता है जेल में। पूरे खानदान का नाम डुबो दिया तुम दोनों ने। अपने जेठ जी को ही देख लो, कितने ठाठ से रहते हैं। दया अब उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। तभी वहां खड़ी एक बुजुर्ग महिला कहती है, क्या तुम दोनों सुबह सुबह बहसबाजी में लग जाती हो? चुपचाप पानी भरो और अपने घर जाओ। सुलोचना काकी जी, आप जानती हो कि मेरा देवर अमर अब लूटपाट करने लग गया है। न जाने कब हमारे घर को भी लूट जाए। हमें इन्हें यहाँ से निकालना होगा। वृद्ध औरत कहती है, हाँ रात को भी पुलिस यहाँ चक्कर लगा रही थी। हर रोज कोई ना कोई उसकी खबर लेने आ ही जाता है। दया बोली, काकी जी इसमें हमारा क्या दोष है? सुलोचना, लुटा हुआ सामान भी तो तुम्हें ही देता है। सबको पता है कि वो तुमसे मिलने आता है। सभी औरतें सुलोचना की बात से सहमत हो जाती हैं और वहां दया को पानी भी नहीं भरने देती। दया रोती हुई वहां से वापस आ जाती है, खाली मटका लिए ही। चंदन पूछता है, क्या हुआ माँ, आप वापस क्यों आ गई बिना पानी लिए? दया कुछ बोले बिना ही और कामों में लग गई। आज अमर से बोल दूंगी कि तुम्हारे काम की वजह से मोहल्ले वाले हमें निकाल देंगे। उसकी वजह से हमें दर दर की ठोकरें खाने को मिल जाएंगी। मैं अकेली इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जिन बच्चों के भविष्य के लिए अमर ने गलत रास्ता चुना, उन्हीं को अब ना जाने क्या क्या झेलना होगा। दया गुस्से में काम करती हुई सोचती रहती है। सुलोचना सभी औरतों के मन में आग भड़का देती है कि गांव की सारी औरतें अपने मर्दों को लेकर पंचायत तक जाती हैं। दया को बुलाने गांव का एक आदमी आता है। दया भाभी, आपको पंचायत ने बुलाया है, अभी चलो। दया समझ जाती है कि बात पंचायत में गई और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बेघर होने से दया उदास होकर आदमी के पीछे ही चल पड़ती है। गांव में 5 पंच मिलकर फैसला लेते हैं कि अमर के परिवार को यहाँ से जाना होगा, नहीं तो अमर का इस गांव में आना जाना लगा रहेगा और उसके लिए पूरे गांव को परेशानी का सामना करना होगा। अमर एक नामी लुटेरा बन गया है, जिसकी वजह से हमारे गांव की भी बहुत बदनामी होगी। अमर पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी को भी लूट सकता है। सरपंच कहते हैं, देखो दया, कल को तुम्हारे बच्चे भी अपने बाप के नक्शे कदमों पर चलेंगे
और चोरी लूटपाट करने लगेंगे। इससे हमारे गांव के और भी बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए तुम्हें अपने बच्चों को यहाँ से लेकर कहीं और जाना ही होगा। दया के पास सरपंच साहब की बातों का कोई उत्तर नहीं था। चुपचाप फैसला सुनकर वहां से आ गई। दया सोचने लगी, जिस बात का डर था वही हुआ। आज फिर उसी अतीत के मुंह में जाना होगा। अमर उसी बरगद के पेड़ के पास दया का इंतजार करता है। 3-4 रोज हो गए। जब दया नहीं आई तो उसी रात के सन्नाटे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के पास गया तो घर पर ताला जड़ा था। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो एक पत्थर के नीचे एक कागज था जिस पर कुछ लिखा था। अमर उस कागज को तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उस पर पड़े आंसुओं की बूंदों से साफ दया की बेबसी झलक रही थी। कागज हाथ में लिए चेहरा ढका और वहां से निकलकर दूसरे गांव में स्कूल से आते बच्चों से वो कागज पढ़वाया जिसमें लिखा था, चंदन के बाबा, आज वही हुआ जिसका डर मुझे हर पल रहता था। मोहल्ले और गांव वालों ने हमें इस गांव से निकाल दिया और अब आगे का रास्ता मैं तुम्हारे साथ तय नहीं करूंगी, क्योंकि तुम जिस दलदल में फंस गए हो अपने बच्चों को उसमें नहीं धकेल सकती। क्या सीखेंगे वो आपसे? चोरी और डकैती। मेरा आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन अपने बच्चों को ईमानदारी से जीना सिखाऊंगी। न जाने तुम्हें कितनी बार ये छोड़ने को कहा, लेकिन आपको अब इतना लालच आ गया कि हमारी तनिक भी फिक्र नहीं रही। हमें ढूंढने की जरा भी कोशिश मत करना। ये सुनकर अमर की आंखों में आंसू और गांव वालों के लिए गुस्सा भर गया। उसी वक्त वहां से गांव की ओर चल पड़ा। आज सरपंच की बारी है। उसे बड़ा शौक है ना गांव से लोगों को निकालने का। अमर बड़बड़ाता हुआ चल दिया। दूसरी रात का इंतजार करके रात के गहरे सन्नाटे में सरपंच के घर में घुसता है। इतने दिन अमर ने सड़कों पर ही लूटपाट की थी। आज पहली बार किसी के घर में चोरी कर रहा था। बड़ी ही सावधानी से अमर ने सरपंच की सारी तिजोरी साफ कर ली। रुपयों और गहनों की पोटली लेकर अमर सरपंच के घर से निकल गया। उसे ये खबर ना थी कि रकम कितनी है। सुबह होते ही सरपंच के घर में कौतूहल मच गई। बात आसपास के गांव में फैल गई। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग गई। गुस्से में सरपंच ने अमर के बारे में बताने वाले को 50,000 के इनाम की राशि के देने का फैसला लिया। गांव के हर गली में उसके नाम के पोस्टर लगवा दिए। अमर जंगल के एक पुराने खंडर में जाकर चोरी के माल के बारे में सोचता है। जिनके लिए ये चोरी की उनकी तो कोई खबर नहीं। दया को कहाँ खोजूं? न जाने वो कहाँ होगी। मेरे बच्चों ने कुछ खाया होगा या नहीं। कहीं वो सड़कों पर तो भीख नहीं मांग रहे होंगे। 4-4 बच्चों को लेकर न जाने दया कहाँ भटक रही होगी। बस अब मैं इन पैसों से एक नई शुरुआत जिंदगी की करूंगा और अपने बच्चों के साथ जीवन बसर करूंगा। मुझे कैसे भी दया को ढूंढना होगा। रुपयों को वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और दया की खोज में निकल पड़ता है। अमर मुंह को एक सफेद तौलिए से ढका रहता है। वह अपने परिवार को ढूंढ रहा था कि सरपंच के आदमी और पुलिस अब अमर के लिए गली मोहल्ले में जाना भी बहुत मुश्किल था। गांव वाले उसे देखते ही पुलिस को इत्तला कर देते। अमर किसी को दया के बारे में भी नहीं पूछ सकता था। बिना किसी सहारे के ही उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अमर को अभी तक दया और बच्चों की कोई खबर ना थी। अमर दिन में पुलिस से छिपता हुआ उनकी खोज किए जा रहा था और रात में भी उसे कहीं चैन नहीं आता। अमर ने सोच लिया था, बस एक बार दया मिल जाए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। दया सही कहती थी। मैंने पैसों के लालच में बहुत गलत रास्ता अपना लिया। जब से इस काम में लगा हूँ, बच्चों और दया को अपने प्यार से और स्नेह से वंचित रखा। एक दिन अमर एक चाय की धड़ी पर पहुंचा। उसने एक चाय का ऑर्डर दिया। पास रखी एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसने दूर से देखा कुछ बच्चे एक दूसरे बच्चे की फटी पैंट का मजाक बनाकर हंस रहे हैं। वो बच्चा पुराना सा स्कूल बैग लिए गर्दन झुकाए चल रहा है और वो बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अमर ने जब उस मासूम बालक को देखा तो उसे अपने बच्चों की याद आ गई। वो मासूम बच्चा पैदल ही चल रहा था। अमर ने जल्दी से पास की दुकान से स्कूल की पैंट खरीदी और उस जगह पहुंचा जहां वो मासूम जा रहा था। लेकिन तब तक वो बच्चा अमर की आंखों से ओझल हो चुका था। अमर को बड़ा दुख हुआ कि वो उस मासूम की शक्ल भी नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, कल फिर यहीं आकर खुद से ये दे दूंगा सोचकर अमर वहां से चला तो आया, लेकिन उस बच्चे का चेहरा उसे अंदर ही अंदर कचोटने लगा। अपने बच्चों की याद और भी ज्यादा तड़पाने लगी। चारों तरफ पुलिस का खतरा, फिर भी वो उनको ढूंढने में जी तोड़ कोशिश कर रहा था।
अपने परिवार की बिछुड़न से, उसे लूटपाट से नफरत पैदा करवा दी थी। लेकिन क्या फायदा, हमारा कल हमारे आज के कर्मों पर ही निर्भर करता है। उसे ना खाने की सुध थी, ना सोने की। दूसरे दिन फिर उसी चाय की दुकान पर पहुंचा, तो आज फिर वही बच्चे उस बालक की हंसी उड़ाने में मस्त थे। और वो बालक इतना समझदार था कि उनकी बातों को अनसुना कर बस चले जा रहा था। अमर ने उसकी शक्ल अब तक नहीं देखी थी, क्योंकि चाय की थड़ी थोड़ी दूर थी। अमर ने उसे देखकर आवाज देने की कोशिश की। तब तक स्कूल की घंटी बज चुकी थी और सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर पहुंच चुके थे। अमर भी उसकी छुट्टी होने का वही इंतजार करने लगा। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर अमर वहां से भाग निकला। उस बच्चे के प्रति अमर के दिल में एक आकर्षण सा हो गया था और उससे मिलने की तीव्र उत्कंठा भी थी दिल में। तीसरे दिन फिर अमर वहां पहुंचा, लेकिन आज वो पहले ही स्कूल के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। सामने उस बालक को आता देख अमर चौंक गया। उसकी आंखों में अपने आप आंसू गिरने लगे। उसके होठों पर एक अलग सी मुस्कान आ गई। उसकी खुशी आंखों से साफ बयां हो रही थी। उसने अपने तौलिए से आंसू पोंछे और कहा, ये तो मेरा चंदन है, मेरा बेटा। अमर के हाथ अपने आप भगवान को नमन करने लग गए। भगवान, किसी ने सच ही कहा है, तू चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ नहीं खोजा, दिन रात एक कर दिए। अमर चंदन को देखकर मुंह ढक लेता है और उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक बाप का दिल तड़प रहा था अपने बच्चे को कलेजे से लगाने के लिए, लेकिन अमर अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां चुपचाप खड़ा हो जाता है। चंदन अपनी ही मस्ती में खोया हुआ स्कूल के प्रार्थना स्थल पर चला जाता है। अमर स्कूल के दरवाजे पर खड़ा वहीं चंदन के आने का इंतजार करने लगा। आज गर्मी की तेज धूप का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसे बस अपने कलेजे के टुकड़े को फिर से देखना था और पता करना था कि मेरे बाकी बच्चे और दया कहाँ रहते हैं, और इन सब के पास चंदन ही उसे पहुंचा सकता है। स्कूल की छुट्टी हुई। चंदन भी बाहर निकला और सीधा अपने रास्ते चल पड़ा। अमर भी चंदन के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते चंदन गांव के बाहर निकल गया। अमर भी उसके पीछे चल रहा था। अमर ने देखा कि चंदन एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुक गया। वहां दया दोनों बच्चों के साथ उस छोटे से घर में कुछ काम कर रही थी। अमर अपने परिवार को देख वहीं रुक गया। दया यहाँ रहती है, चलो ये तो अच्छा हुआ कि दया पहले की तरह अब सड़कों पर भीख नहीं मांग रही। लेकिन फिर ये बच्चों का पेट कैसे पाल रही है? और 4 में से 3 ही बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन मेरा मझला बेटा कर्ण नहीं दिख रहा है। दया के चेहरे पर एक गहन उदासी छाई है। अमर के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके जवाब केवल दया के पास थे। अमर वहीं छुपकर रात होने का इंतजार करता है। दया बच्चों को खाना खिलाकर फिर चंदन के पास छोड़ जाती है। अमर ये सब देख रहा था। दिन ढलने के बाद दया आती है। जब तक चंदन घर के छोटे मोटे काम कर लेता है, शाम का खाना बनाकर दया अन्य कामों में व्यस्त हो गई। अमर उसे इतनी देर से घर वापस आते देख थोड़ा भ्रमित हो गया। कहीं दया कुछ गलत काम में तो नहीं फंस गई? नहीं नहीं, मेरी दया ऐसी नहीं है। जरूर उसकी बेबसी ने उसे मजबूर किया होगा। पूरे दिन में दया के चेहरे पर चिंता की लकीरों के सिवा कुछ नहीं दिखा। अमर अब और भी अधिक पछतावे की आग में जल रहा था। दया को दरवाजा बंद करने से पहले उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दया उसे देखते ही एकदम सुन्न हो गई। आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो भी अमर से मिलने के लिए उतनी ही व्याकुल हो रही थी। झट से मुंह फेरकर बोली, क्यों आए हो आप? मना किया था ना कि मेरा पीछा मत करना। चले जाइए यहाँ से, हमें चैन से रहने दीजिए। जब आपके लिए हम तरस रहे थे, तब तो आप पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। दया रोते रोते अमर पर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। अमर बड़ा ही शांत होकर चुपचाप सुन रहा था। बस करना दया, अब माफ भी कर दे मुझे। तू नहीं जानती, मैं तुम लोगों को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अमर ने बड़े ही बेबसी से कहा। दया, तो मैं क्या करूं? आपको बहुत पहले ही कहा था कि ये काम मत कीजिए, लेकिन आप तो इतने खुदगर्ज हो गए। हमारे बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा। जब भी छोड़ने की बात करती, आप मुझे चुप करवा देते। आखिर गांव वालों ने हमें यहाँ से निकलवा ही दिया। आज भी वो रात याद है जब मैं अपने चारों बच्चों को लेकर भटक रही थी सड़कों पर, लेकिन एक हादसे ने हमें 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज नहीं होने दिया। एक रात हम सड़क पर भूखे प्यासे बस इस आस में बैठे थे कि कहीं से 2 निवाले मिले तो कम से कम बच्चों की थोड़ी भूख तो शांत करूं। सामने ही एक 50 साल की औरत आ रही थी, लेकिन किसी अनजान आदमी ने
आपकी तरह उसके गले का मंगलसूत्र तोड़कर भागने लगा। तभी कर्ण ने अपनी गिलोर से उस पर यूं ही ऐसा निशाना लगा दिया कि वो वहीं गिर गया। इतनी देर में वहां सड़क पर आदमी इकट्ठा हो गए और उस चोर को पकड़ लिया। वो औरत कर्ण से इतनी खुश हुई कि इसे मुझसे मांगने लगी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कहा कि तुझे तो मैं अपने घर में काम पर भी रख लूंगी, जिससे तू अपने बेटे को देख भी सकती है। ये सुनकर पहले तो मुझे बहुत रोना आया खुद की बेबसी पर। फिर मैं अपने बच्चों का पेट भरने में कितनी लाचार हूँ। फिर सोचा कि अगर मेरे साथ रहेगा तो भूख से ही हर वक्त तड़पते रहेगा। कम से कम मेरे एक बच्चे का भविष्य तो उज्जवल होगा। इनके घर काम करके 3 बच्चों का पेट तो पाल सकती हूँ कम से कम। मेरे एक बेटे को तो अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। एक माँ को और क्या चाहिए। कहते कहते दया बस रोए जा रही थी। सुबह दोनों को साथ ले जाती हूँ और चंदन के स्कूल से आते ही शाम को इन्हें चंदन के पास छोड़कर फिर वापस काम करने चली जाती हूँ, वहीं रात का खाना बनाने। वो हमारे कर्ण का ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं। अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया है। जब मैंने कर्ण को समझाया कि उसकी वजह से तीनों बहन भाइयों को भर पेट खाना मिल सकता है, तो बिना कुछ बोले चुपचाप उनके साथ चला गया। मेरा कर्ण वक्त से पहले ही बहुत समझदार हो गया। मुझे माफ कर दे दया। मैंने तेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था। मेरे मन में बहुत गलत भावना आ गई थी। तुझे इतनी देर से घर आते देख मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था दया। और ये झोपड़ी, अमर ने अचानक पूछा, ये जगह उन्हीं की है? मैडम जी ने कहा, यहीं पर अपने बच्चों के साथ खुशी से रहना, सड़क पर रहने की बजाय। जी वो बहुत नेक दिल वाली औरत है। घर में वो और उनके पति ही रहते हैं। बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। जब मैं जाती हूँ तो कर्ण मुझे अपने छोटे बहन भाइयों के बारे में पूछता है कि मैं उनसे कब मिलूंगा, लेकिन मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं रहता। दया फिर हाथ जोड़कर कहती है, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। अब तो बच्चों के लिए ये काम छोड़ दीजिए। लोगों से दूर रहकर मुझे अपनों की कीमत पता चली। जब तुम नहीं आई उस रात, तो मैंने गुस्से में आकर सरपंच के घर चोरी कर ली। उसके सारे गहने और जेवर लूट लिए। दया, क्या आपने दूसरों के घर में चोरी कब से शुरू कर दी जी? आप इतना नीचे गिरकर कह रहे हो कि तुम लोगों को निकालने से गुस्सा था। जाइए जी, मैं भी किस आदमी के सामने अपना दर्द बयां कर रही हूँ। दया झुंझलाकर बोली, नहीं दया, मैं अपना होश खो बैठा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये गलत कदम उठाने से। तू चाहती है तो मैं सारा माल सरपंच को वापस कर दूंगा और जेल में भी चला जाऊंगा, लेकिन मुझ पर जो 50,000 का इनाम है उसे नहीं छोड़ सकता। तू ऐसा कर, मुझे पकड़वा दे और इस इनाम की राशि से हमारे बच्चों का अच्छा लालन पालन कर। अमर बोला, छी, आप कितना गिरोगी रुपयों की खातिर? आप चाहते हो कि बिना मतलब के पैसों से मैं बच्चों का भविष्य संवारूं? देखिए जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप छोड़ो तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी मेहनत के पैसों से ही बच्चों का पोषण करूंगी। दया कहती है, दया तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरे जेल में जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? इतने से पैसों से गुजारा नहीं हो सकता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे इनका खर्चा भी बढ़ जाएगा। तू कहाँ से करेगी सब कुछ? अमर बोला, क्या हुआ अगर मैं खर्चों के हिसाब से नहीं कमा सकी तो? थोड़ी और मेहनत करूंगी, लेकिन अब बेईमानी के पैसों से नए कपड़ों की बजाय मेरा बेटा मेहनत के पैसों से फटी शर्ट पैंट में ही स्कूल जाए। इससे मेरे मन में एक सुकून तो रहेगा। दया गुस्से में कहती है, लेकिन दया ये बेईमानी के पैसे कहाँ हैं? ये तो ईमानदारी के हुए ना, एक बहुत बड़े चोर को पकड़वाने का इनाम। दया, अमर दया को शांत करने के लिए बोला, लेकिन इतने साल आपने जो अमीरों की जेबें खाली की, उनकी थोड़ी बहुत भरपाई तो इन पैसों से होने दो। दया ज्यादा भड़कती हुई बोली, ठीक है दया, अब तू जो चाहती है मैं वही करूंगा। अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। एक बार अपने बच्चों की शक्ल तो दिखा दे। अमर अंदर आकर तीनों बच्चों की शक्ल देखकर आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। अमर ने वो सरपंच के घर लूटे माल के साथ खुद को भी उनके हवाले कर दिया। अमर को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई लूटपाट के आरोप में। इधर दया ने मैडम जी से थोड़ी जमीन उधार ली, उस पर फल सब्जियां उगाने लगी। क्योंकि वो भी एक किसान की बेटी थी, इसलिए खेती बाड़ी की अच्छी परख थी उसे। जब दया सुबह शाम काम करने चली जाती तो चंदन स्कूल से आते ही खेती की रखवाली करने में लग जाता। पहली ही बार में दया को सब्जी में अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उसकी आर्थिक तंगी थोड़ी दूर होने लगी। घर घर जाकर सब्जी बेचने लगी। अब ज्यादा मुनाफा होने लगा तो उसने एक लारी खरीद ली। चूंकि वह कर्ण को देखे बिना भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैडम जी के घर काम भी करने जाती। इस तरह 15 साल रेत की तरह फिसलते हुए कब बीत गए पता ही नहीं चला। चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी में
पूरा मुंह ढका हुआ, आंखों में अपनों से मिलने की चमक, होठों पर एक गहरी मुस्कान लिए अमर जेल से रिहा होता है। जेलर साहब उसके हाथ में कुछ रुपए थमाते हुए बोले, ये लो अमर, तुम्हारी 15 साल की कमाई, जो तुमने जेल में ही मेहनत करके कमाए हैं। नहीं साहब, अब मुझे रुपयों का बिल्कुल भी मोह नहीं रहा। बस अपने बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी आंखों से देख लूं, यही मेरे लिए अनमोल है। आप इन पैसों को उन बेसहारा लोगों को दे देना जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। हाथ जोड़कर मुझे इजाजत दीजिए, कहता हुआ अमर जेल से बाहर ये सोचकर कदम बढ़ाता है कि उसके परिवार से कोई तो आया होगा उसे लेने। दया तो बाहर ही खड़ी होगी, आंखों में मोती से आंसू गिराती हुई, लेकिन बाहर किसी को ना देखकर अपने मन को ये सोचकर तसल्ली देता है, मैं भी कितना पागल हूँ। दया तो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, कहाँ उसे याद रहा होगा। उसके कदम अपने परिवार से मिलने की बेताबी में मानो हवा बनकर उड़ रहे थे। जहाँ दया की छोटी सी झोपड़ी थी, वहां रुककर देखा तो हैरान रह गया। अब वहां झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान था। चारों तरफ फसल से खेत लहलहा रहे थे। अरे, लगता है मैं गलत रास्ते आ गया, सोचकर पीछे मुड़ने ही वाला था कि सामने दया जो भैंसों को चारा डाल रही थी। ये देखो, लगता है अब ये दया इनके घर काम करती है। मेरी दया ही है इतनी मेहनती कि इसके काम से कोई भी खुश हो जाए। अमर जैसे ही उसकी ओर अपने कदम बढ़ाता है, एक नटखट सी लगभग 17-18 साल की लड़की उसे आवाज देती है, मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। दया कहती है, अरे नाश्ता तो करती जा, इतनी भी क्या जल्दी है कि कुछ खाए बिना ही चल पड़ी कॉलेज के लिए। अरे मेरी प्यारी मम्मी, आज मेरा साप्ताहिक टेस्ट है और आपको बस मेरे भूखे रहने की लगी रहती है, तो यहीं रुक, मैं अभी टिफिन पैक कर देती हूँ। दया जल्दी से चारे के हाथ धोती हुई बोली, नहीं मम्मी, मुझे देर हो रही है। दया की तरफ देखती हुई सुमन आप भी अमर से टकरा जाती है। ओ सॉरी भिखारी बाबा, क्या बीच में खड़े हो? अरे मम्मी, मुझे नहीं, आप इन भिखारी बाबा को खाना खिला दो। छी, कितने मैले कपड़े पहन रखे हैं देखो, सुमन नाक से कोड़ती हुई बोली। अमर मुस्कुराता हुआ सोच रहा था, ये दया यहाँ काम नहीं करती बल्कि रहती है। ये खूबसूरत आशियाना मेरी दया का है। हे भगवान, मैं किस हाल में छोड़कर गया था। अमर खुश होता है, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया सुमन है। बेचारी दया ने मेरे बारे में क्या बताया होगा इनको। हालांकि मेरा चंदन और कर्ण तो समझदार है, मन तो कर रहा है मेरी बिटिया को सीने से लगाकर खूब लाड़ करूं, लेकिन ये तो मेरे कपड़ों से ही घिन करने लगी। दया सुमन को डांटती हुई बोली, बड़ों का आदर करना सीखो। क्या इन मोटी मोटी किताबों में लिखा है कि गरीब का मजाक कैसे बनाते हैं? अब तुझे देर नहीं हो रही? कितनी बार समझाया कि इस गरीबी से हमारा पुराना नाता है। बहुत पहले हम इन हालातों से गुजर चुके। चूंकि दया अमर को बिना देखे ही बोल रही थी और अमर अंदर ही अंदर बहुत गर्वित हो रहा था दया पर। तभी दया ने एक नज़र अमर को देखा। कुछ देर नजर ठहरी तो दया चकित रह गई। सहसा मुंह से निकल गया, चंदन के बाबा। अपनी माँ के मुंह से बाबा का नाम सुनकर सुमन कहती है, कितनी बार कहा आपको कि उस आदमी का नाम मत लीजिए। भैया सही कहते हैं, जो आदमी आपको अकेला बीच राह में अकेले छोड़ गया हो, उसके लिए अपने दिल में आज भी एक अलग जगह है। सुमन के शब्द कानों में पड़ते ही दया अमर के सामने थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, अब तुझे कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही जो मुझे प्रवचन देने में लगी? जा रही हूँ, लेकिन उस आदमी का नाम सुनकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कहती हुई सुमन अपना पर्स लेकर कॉलेज चली जाती है। अमर की नजरें दया के सामने झुक जाती हैं। रोता हुआ बोला, क्यों डांटती हो दया बच्ची को? कुछ गलत तो नहीं कहा उसने? नहीं जी, आप उदास मत होइए, कहती हुई दया अमर के सीने से लग जाती है। जोर जोर से रोती हुई बोली, मैं बहुत अकेली हो गई थी आपके बिना। ये 15 साल मेरे लिए 15 जन्म के समान थे जी। लेकिन बच्चों को कोई कमी ना हो, इसलिए अपने आप को ही भूल चुकी थी। आज आपके आने से मेरा अस्तित्व भी लौट आया है जी। बहुत तड़पी हूँ आपका साथ पाने के लिए। बच्चों को महसूस ना हो, इसलिए अपने दर्द को दबाए रखा था। आपको जेल जाते हुए मेरे अंतिम शब्द मेरे लिए 15 साल में नासूर बन गए। बस कर दया, जो तूने किया वो आज कोई औरत नहीं कर सकती। तू मेरे साथ है, मेरे लिए यही काफ़ी है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि पैसों से अनमोल अपने परिवार का साथ है जो नसीब से मिलता है। अब मैं भी तेरे साथ खूब मेहनत करके तुझे थोड़ा आराम देना चाहता हूँ दया। अमर भी भावुक होकर बोला, माँ आखिर आपने इनको माफ कर ही दिया ना। कितनी बार कहा, ये एक लालची आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चंदन की आंखें गुस्से से लाल होकर अमर की तरफ मानो बरसों की आग फेंक रही हूँ। दया उसके गुस्से से एकदम सहम कर धीरे से बोलती है, बेटा बरसों बाद अपने पापा को देखकर भी तेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ? बस करो माँ आप तो।
अब इनकी तरफदारी करने मत बैठो। ये कहकर चंदन गुस्से में लाल पीला होता हुआ अंदर चला जाता है। अमर एकदम टूट सा गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। दया उसे समझाती हुई कहती है, बचपन की जिम्मेदारी ने चंदन को बाहर से बहुत कठोर बना दिया, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत दयालु है। चंदन ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने उसके नन्हे हाथों पर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी सौंप दी, इसलिए खुद अपने सपनों को परे रखकर दोनों की पढ़ाई में लग गया। चंदन आज एक कांस्टेबल बनकर ही रह गया। उसका सपना तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनने का था, लेकिन पैरों में अपनी माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी की बेड़ियां लगी थी ना। आप उसके स्वभाव पर मत जाओ। आपके प्यार के लिए तरसा है, इसलिए थोड़ा गुस्से में है। अमर की आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे। उसे अपने बच्चों का रूखापन कांटों की भांति चुभ रहा था। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बस अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए नफरत कभी नहीं। यही हाल अमर का था। दया उसे समझाते हुए बोल रही थी, आप चिंता मत करो। आपका खोया हुआ प्यार पाकर बच्चे आपसे प्यार करने लगेंगे। आप अंदर चलिए ना। अमर कुछ देर बाद बाहरी मन से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दया से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। अमर को नहाने भेजकर चंदन के पास गई और बोली, चंदन अपने बाबा से यूं मुंह ना मोड़। उन्होंने तुम सबके लिए अपने हर सुख को त्याग दिया। बस कर्मा, उस आदमी का नाम भी नहीं सुनना। मुझे मेरी ड्यूटी के लिए देर हो रही है। कहता हुआ चंदन वहां से चला जाता है। दया वहीं दीवार के सहारे खड़ी रोती रहती है। तभी बाथरूम से अमर नहा कर आता है। उसे देख दया झट से अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू में समेट लेती है। सुनो जी, आपके पसंद की खीर पूरी बनाई है, जल्दी से खा लो। नहीं दया, मुझे भूख नहीं। तुम पहले ये बताओ, हमारा अभिराज कहाँ है? दया थोड़ी सकुचाती हुई बोली, वो बाहर दोस्तों के साथ यहीं होगा। और कर्ण के क्या हाल हैं? दया की आंखों में कर्ण का नाम लेते ही फिर से आंसू बहने लगे। बोली, मैंने अपने कर्ण को खो दिया जी। एक दिन कर्ण यहाँ आने की जिद करने लगा, अपने भाई बहनों से मिलने की। मैं उसे मैडम जी को बिना पूछे यहाँ ले आई। ये बात मैडम जी को अच्छी नहीं लगी। पहले तो हॉस्टल में भेज दिया, फिर वहां से विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया। उस दिन के बाद मुझे शक्ल भी नहीं दिखाई और खुद मिलते ही रहते हैं। अपने बच्चे को कलेजे से लगाने के लिए बहुत तरसती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी तो देखो। 3 बच्चों के भविष्य को चमकाने के लिए मेरे कर्ण को किसी और की गोद में सौंपना पड़ा। क्या? लेकिन ऐसा कैसे कर सकती है वो औरत? अमर चकित होकर बोला। दया कहती है, उसे डर था कर्ण को दूर ना कर दूं उनसे मैं। फिर मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे कोई सवाल कर सकूं, बस ये सोचकर कि कर्ण अपने हर सपने को पूरा कर सकेगा। अपने कदमों को वहीं रोक लिया जी। धिक्कार है मुझ जैसे बाप पर, जो अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सका। ये कहता हुआ अमर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। दया आवाज लगाती हुई बोली, कुछ तो खा लो जी। नहीं दया, तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मुझे अपने कर्मों पर बहुत घृणा हो रही है। अमर 2-3 घंटे के बाद बाहर आता है। तब तक दया वहीं दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी। तुम अभी यहीं हो, कुछ काम कर लेती घर का। वैसे ही मेरे पीछे अपनी सारी जिंदगी तबाह कर चुकी हो, अब और मत करो। अमर ने देखते ही कहा, नहीं जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? खाना खा लीजिए, बच्चों के साथ ही खा लेंगे। अमर रूखा सा बोला, लेकिन बच्चों के साथ? दया थोड़ी हैरान होकर बोली, क्यों बच्चों के साथ नहीं खा सकता? तुम पहले तो बहुत झगड़ती थी कि बच्चों को समय नहीं देते आप। अमर ने थोड़े गुस्से में बोला, नहीं जी, वो बात नहीं, बच्चे अभी थोड़े गुस्से में हैं। दया धीरे से बोली, अमर, आज उनका गुस्सा ही पीना है, उनका सामना करना होगा दया। एक बार में ही बाकी की जिंदगी उनके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सूरज डूबने के साथ अमर की बेताबी बढ़ती जा रही थी। अपने बच्चों से रूबरू होने के लिए उनके गुस्से को सहन करने की ताकत जुटा रहा था। अंधेरे के साथ साथ करीब 4 बजे अभी आता है। अमर और दया हॉल में सोफे पर बैठे थे। मम्मी, कल मुझे पिकनिक पर जाना है, आपने मेरे कपड़ों की इस्त्री करवा दी ना? और ये बाबा कौन है? कोई महात्मा जी हैं क्या? खैर छोड़ो, भैया को बोल देना, कुछ पैसे भी दे देंगे खर्चे के लिए। अभी फोन में ध्यान देते हुए अंदर चला गया। दया उसे अपने पापा से मिलवाने की हिम्मत जुटाने में लगी थी और अमर कुछ बोलने ही वाला था कि भैया का नाम सुनकर बीच में ही रुक गया। अभी के अंदर जाते ही दया धीरे से बड़बड़ाने लगी, ये लड़का न जाने कितने रुपए यूं ही फिजूल खर्ची में लगाता रहेगा, इतना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। आखिर कब तक इसकी हरकतें चंदन से छुपाती रहूंगी? अमर के पल्ले उसकी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थीं। अमर ने इतना ही कहा
कि तुम्हें अभी को भी अपनी जिम्मेदारी से रूबरू करवाना चाहिए था दया। कहा जी, उसी ने तो सर पर चढ़ा रखा है। जब भी इसे कुछ बोलती हूँ, चंदन एक ही बात बोलता है, जिसको समझनी चाहिए थी उसने तो हमें बीच राह में छोड़ दिया। अब इसको तो अपने सपने जीने दो माँ, और मैं आगे कुछ नहीं बोल पाती। चंदन को कर्ण की बहुत याद आती है, हर बार मुझे और आपको कोसता रहता है अपने छोटे भाई के लिए। चंदन उसे ढूंढने में लगा रहता है। कहते हुए दया रो पड़ती है। बस कर दया, मैं आ गया ना, पूरी कोशिश करूंगा कर्ण को ढूंढने की। अब तू रोना बंद कर। मम्मी, आपने इस भिखारी बाबा को अंदर क्यों बिठा रखा है? खाना खिलाकर भेज दिया होता ना। सुमन की आवाज कानों में पड़ते ही दया झट से अपने आंसू पोंछती है। भिखारी नहीं तेरा। दया गुस्से में बोली, ये भिखारी नहीं, तेरा बाप है। तो फूलों की थाली लेकर स्वागत करिए ना इनका। अमर, मेरी परी इतनी बड़ी हो गई, बस कीजिए आप, ये झूठा प्यार मत दिखाइए पापा। बाप है। अच्छा, तब कल हमारा बचपन खुशहाल था तो मेरी माँ और भैया की वजह से आ गए इतने सालों के बाद कहीं से बाप का हक जताने। कहते हुए सुमन की आंखें झलक आईं। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं अपने पापा से? दया बोली। अमर, रहने दो दया, मेरी परी बिटिया को सारा गुस्सा निकालने दो। ये गुस्सा नहीं पापा, हकीकत है हमारे जीवन की, जो आपके ही कर्मों से मिली। सुमन फिर गुस्से में बोली। अमर, तू क्या अपने भिखारी पापा को कभी माफ नहीं करोगी बेटी? सुमन बिना कुछ बोले ही अंदर चली जाती है। दया अपने आंसू पोंछती हुई रसोई में चली जाती है रात का खाना बनाने के लिए। अमर अभी के कमरे से बाहर से ही देखता रहता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अभी अपने कानों में ईयरफोन लगाकर सो रहा होता है। अमर बहुत देर तक उसे प्यार भरी नजरों से निहारता रहता है। तभी सुमन देख लेती है। पापा, अगर कर्म अच्छे होते तो आप ऐसे अपने बच्चे के प्यार को नहीं तरसते ना। लेकिन कभी आपके बच्चे भी दरवाजे पर ऐसे ही आपके आने की टकटकी लगाए बैठे थे। अब सुमन के चेहरे पर गुस्सा न होकर दया थी। चलिए पापा, मैं अभी से आपका परिचय करवा दूं। नहीं नहीं बिटिया, रहने दो। एक बेटी अपने बाप से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ मेरी परी बिटिया। अमर की आंखें कहते हुए भर आईं। ये सुन सुमन अमर के पास आई और उसकी आंखों से आंसू पोंछती हुई बोली, पापा, मेरी नफरत आपके प्यार से ज्यादा कीमती नहीं। आज भी मेरे दिल में आपकी और मम्मा के लिए समान प्यार है। जानती हूँ कि समय के साथ मेरी सोच बदल गई थी, लेकिन एक बेटी का बाप के लिए प्यार कैसे बदल सकता है? कहती हुई सुमन अमर के सीने से लग गई। वहां अभी आया और बोला, पापा दी, ये हमारे पापा। सुमन, अच्छा हुआ जो तुझे खुद पता चल गया। हाँ भाई, ये हमारे पापा हैं। मम्मी ने बताया था ना कि बरसों से जेल में थे। अमर जो सोच रहा था अभी उससे अलग निकला। माफ कीजिए पापा, मैंने आपको महात्मा समझ और आपके चरण नहीं छू पाया। कहते हुए अभी ने अमर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमर मन ही मन ये सोच रहा था कि अभी एक आवारा लड़का है, उसे रिश्तों की कद्र नहीं होगी। उसे आशा नहीं थी कि अभी उसे थोड़ा बहुत भी सम्मान करेगा। चलो आज मेरे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अमर की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने दो बच्चों का प्यार पाकर अमर दया को आवाज लगाता है, दया, खाना यहीं ले आओ। आज एक ही थाली में अपने बच्चों को अपने हाथों से निवाले दूंगा। अमर की आवाज में इतनी खुशी देखकर दया भी खुश थी, लेकिन चंदन के बारे में सोचकर थोड़ी चिंतित थी। सबने बड़े प्रेम से रात का खाना खाया। कमी थी तो चंदन की, जो देर रात को आया और हाथ मुंह धोकर रसोई से खुद ही खाना परोसकर हाल में बैठकर खाने लगा। दया दरवाजे के पास आते हुए बोली, क्यों रे चंदन, रोज तो चाहे जितनी देर हो जाए, लेकिन माँ के बिना एक निवाला भी नहीं लेता। और तुझे पता है, तेरे को खाना परोसे बिना मैं भी नहीं खाती। चंदन आंखें चुराते हुए बोला, खा लेती ना माँ, आपको कितनी बार कहा, मेरा काम ही ऐसा है, बहुत देर हो जाती है। तब तक आप भी बैठी ही रहोगी क्या? दया, तू खा ले, कहकर वहां से नाराज सी जाने लगी। चंदन खाने की थाली लेकर उठा। दया के सामने जाकर बोला, ए माँ, माफ कर देना, आज बाबा का गुस्सा तुझ पर निकल गया। अब मेरे साथ ही तुझे खाना पड़ेगा, चल ना माँ। दया रोती हुई, नहीं खाना मुझे कुछ भी, तू बहुत बड़ा हो गया है ना, अकेला ही खा। जैसे माँ के बिना परोसा था वैसे उसके बिना खा भी सकता है। चंदन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सिर झुकाकर कोहनी तक हाथ जोड़कर कहा, ओ मेरी प्यारी माँ, माफ कर देना अपने लाल को और चल अब खाना खा ले। आंसुओं के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई दया के। दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब चंदन सो गया तब दया भी सोने गई। अमर दरवाजे पर ही खड़ा दूर से उनकी खुशी में खुद को शामिल होने के ख्वाब सजा रहा था। अमर, खिला दिया अपने लाडले को खाना, इसीलिए ही मेरे बार बार कहने पर साथ खाना नहीं खाया। आपने तो दोनों बच्चों को खिला ही दिया, लेकिन मेरा चंदन मेरे लिए तो आज भी छोटा बच्चा ही है ना। दया खुशी से बोली। दया,
चलिए अब सो जाइए, आप भी, बहुत देर हो गई। अगले दिन चंदन तैयार होकर माँ के चरण छूकर जाने लगा। तभी वहां अमर भी आ जाता है। दया का चेहरा एकदम से उतर गया, ये सोचकर कि चंदन अमर के पैर नहीं छुएगा। चंदन ने अमर को देखकर गुस्से से आंखें लाल कर लीं, लेकिन माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर वापस अमर की ओर गया और नीचे झुककर चरण स्पर्श किए बिना कुछ बोले निकल गया। वहां अभी और सुमन भी वहीं हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। इस दृश्य ने चंदन के दोनों छोटे भाई बहनों की आंखें भी छलका दी। दया स्नेह भरी दृष्टि से चंदन को तब तक देखती रही जब तक आंखों से ओझल नहीं हुआ। दरवाजे तक आकर थाने पहुंचते वक्त रास्ते में चंदन की बाइक का टायर पंचर हो जाता है। ओ सिट, अब क्या करूं? आज बड़े साहब को लेने जाना है थाने पहुंचकर, और बीच रास्ते में इस बाइक ने धोखा दे दिया। सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। चंदन ने अपनी बाइक को साइड में लगाया और उस गाड़ी से लिफ्ट के लिए अपना हाथ आगे किया। चंदन के पास से गाड़ी ऐसे गुजरी मानो वो बहुत जल्दी में हो, लेकिन कुछ दूरी पर जाते ही रुक गई। चंदन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचते हुए बोल रहा था, कमाल के ड्राइवर हैं, कैसे सस्पेंस में डालते हैं। खैर मुझे क्या, बस जल्दी से हवाई अड्डे पर सर को लेने पहुंच जाऊं, उनकी गाड़ी लेकर। कहता हुआ गाड़ी का दरवाजा खोला तो ड्राइवर को देख हैरान हो गया। उस गाड़ी में एक लड़की थी। उसने जीन्स टॉप पहन रखा था और खुले घुंघराले बालों पर काला चश्मा। चंदन ने उसे एक नजर देखकर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ये देख लड़की ने गुस्से में कहा, सुनो, मुझे अपना ड्राइवर नौकर समझ रखा है जो मेरे मालिक बनकर पीछे बैठ गए। अगर लिफ्ट ही चाहिए तो आगे बैठ जाओ, वरना मुझे कोई शौक नहीं आपको जबरदस्ती लिफ्ट देने का। चंदन सोच में पड़ गया। अजीब लड़की है, मेरे पीछे बैठने से खुद को नौकर महसूस कर रही है। मुझे क्या, बस जल्दी से थाने पहुंच जाऊं। ये सोचकर चंदन ने कहा, ठीक है जी, बुरा मत मानिए, मुझे थाने पहुंचना है। लड़की इस वर्दी को देखकर ही लिफ्ट दी है। लड़की ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों में थाने तक कोई बातचीत नहीं हुई। वहां पहुंचते ही चंदन ने एक छोटा सा धन्यवाद बोला और चल दिया। लड़की ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके उतरते ही गाड़ी लेकर चली गई। चंदन ने गाड़ी निकाली और सर को लेने चल दिया। हवाई अड्डे पर बहुत देर से राह तक रहे थे। थाना अधिकारी को देखते ही सैल्यूट किया, अपना परिचय दिया। हेलो सर, मेरा नाम चंदन मीणा है, मैं आपका हेड कांस्टेबल। चंदन का नाम सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक मुस्कान ने ले ली। देखो, ये मेरी पहली पोस्टिंग है तो मुझे अपना दोस्त समझकर काम करना है, शिवा सर ने बड़ी ही सादगी से कहा। उनका सामान गाड़ी में रखा। जब उनकी तरफ देखा तो एक हट्टा कट्टा नौजवान, उम्र में चंदन से थोड़ा छोटा लेकिन ओहदे में बड़ा, सादा पैंट पर सफेद शर्ट पहने हुए। चंदन ने धीमे स्वर में कहा, माफ कीजिएगा शिवा सर, मेरी वजह से काफी इंतजार करना पड़ा। नहीं चंदन, कोई बात नहीं, इंतजार तो न जाने मुझे और किस किस का करना पड़ रहा है, कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। उन साहब की बातों में एक अलग सा दर्द था। गाड़ी से चारों तरफ खिड़की की तरफ सड़कों पर ऐसे झांक रहे थे कि मानो किसी अपने की तलाश में हो। चंदन को उनका दर्द एकदम अपना सा लगा। चंदन से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, किसी को ढूंढ रहे हो सर? न नहीं, नहीं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा, शहर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ चंदन। चंदन को उनका व्यवहार बहुत पसंद आया। सोचने लगा, पहले जब भी कोई नए साहब आते थे उनकी डांट से मेरी शुरुआत होती थी, लेकिन ये तो बहुत अलग है स्वभाव में। तभी शिवा सर की आवाज से चंदन विचारों की गहनता से बाहर आता है। शिवा, आपके घर में कौन कौन है? चंदन। चंदन, जी सर, माँ, दो छोटे बहन भाई, कहता हुआ रुक जाता है और आंखें नम कर लेता है। शिवा, बस इतने ही लोग हैं? चंदन अपने आंसुओं को छुपाता हुआ कुछ देर चुप्पी साधने के बाद, नहीं सर, मेरा एक और भाई है जो हमारे साथ नहीं रहता। शिवा, क्यों नहीं रहते, कहाँ गए? चंदन, हमारी बेबसी का शिकार हो गया, धीमे आवाज में कहा। शिवा, क्या? थोड़ा तेज बोलो, कुछ सुनाई नहीं दिया। चंदन, सर, बचपन में किसी ने गोद ले लिया। शिवा, लगता है तुम सबसे ज्यादा याद करते हो उन्हें। चंदन, उसे भूला ही कब था सर, बस उसे एक बार देखने की चाहत है, ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए। शिवा, आपके पापा जी क्या करते हैं? चंदन, सर, आपका क्वार्टर आ गया। शिवा, ओ, कल ड्यूटी पर मिलते हैं फिर। चंदन, जी सर। शिवा सर का सामान कमरे में रखकर चंदन थाने के लिए गाड़ी घुमाता है और चला जाता है। शिवा उसे देखता रहता है, गहरी सोच में डूबा। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। चंदन अपनी बाइक ठीक करवा कर ड्यूटी से घर लौटता है। अमर घर के बाहर टहल रहा था। चंदन को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो अमर की आंखें चंदन का बेसब्री से इंतजार कर रही हों। चंदन ने बाइक अपनी जगह पर खड़ी की और अंदर जाने लगा। अमर ने दूर से आवाज दी, आज जल्दी आ गए चंदन कल से। चंदन बिना कुछ उत्तर दिए सीधे अंदर चला गया।
अमर की आंखों में सुबह जब चंदन ने पैर छुए तब माफी के लिए एक आशा की किरण झलकी थी, जो चंदन की चुप्पी ने फिर तोड़ दी। अमर वहीं कुर्सी पर बैठ गया हताश होकर। चंदन हाथ मुंह धोकर दया के पास रसोई में गया। माँ, जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। दया, हाँ अभी लगाती हूँ। तेरे बाबा ने भी अभी तक नहीं खाया, चलो दोनों साथ ही खा लो। चंदन, तो खिला देती ना आप उनको पहले, मैं उनके मुंह में निवाले दूंगा क्या। दया, और कितना जहर भर रखा है अपने बाप के प्रति दिल में। चंदन, आप मुझे खाना डाल दो, मैं अपने कमरे में ले जाकर खा लूंगा, आप बाबा के साथ खा लेना। दया आगे कुछ बोल ना पाई। चंदन खाने की थाली अपने कमरे में ले गया। दया अमर के पास आई खाने के लिए बुलाने। अमर की नम आंखों को देख वहीं उसके पास बैठ गई। सुनो जी, आप कब तक खुद को कोसते रहोगे? 15 साल की नाराजगी 2 दिन में कैसे ठीक होगी? अमर, मैं क्या करूं दया, जिससे मेरे और चंदन के बीच नाराजगी की दीवार टूट जाए। दया, कुछ मत करिए, बस चंदन को थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन करीब 10 बजे फोन की घंटी बजती है। दया फोन उठाती है। अरे दया, मैंने चंदन के रिश्ते के लिए उसकी तस्वीर भेजी और एक अच्छे घर से चंदन के लिए रिश्ता आया है। वो लोग शाम को ही चंदन को देखने आने के लिए बोल रहे हैं। दया खुशी से कहती है, चंदन से पूछकर आपको खबर करती हूँ। जी धन्यवाद आपका। दया, चंदन के बाबा सुनते हो, हमारे चंदन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग शाम को ही चंदन को देखना चाहते हैं। अमर फीकी मुस्कान के साथ, पहले अपने लाडले को तो पूछ लो, उसके पास समय तो है क्या। दया अपनी ही खुशी में इतनी मग्न थी कि अमर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। दया, अरे अभी बेटा, जरा अपने भैया को फोन तो मिला, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी? जी मॉम, अभी मिलाता हूँ। अभी तुरंत नंबर डायल करके माँ के हाथ में फोन थमा देता है। लो मम्मी, घंटी जा रही है। उधर नए आईपीएस सिवा के साथ मीटिंग में चंदन व्यस्त था। फोन को साइलेंट मोड पर कर रखा था। जब फोन नहीं उठाया तो दया समझ गई कि चंदन अभी व्यस्त है, बाद में फिर से मिला देना कहकर वापस फोन अभी को दे देती है। चंदन की मीटिंग करीब 2 बजे पूरी हुई। बाहर निकलकर फोन देखा तो अभी का फोन कहता हुआ फोन फिर से मिलाया। अभी? हाँ भैया, वो माँ ने फोन मिलवाया था, कह रही थी कि कोई जरूरी बात है। चंदन, ठीक, फिर माँ से बात करवा दे। अभी? वो भैया मैं बाहर हूँ, आप लैंडलाइन पर कर लीजिए। चंदन घर पर फोन करता है। दया भैंसों को चारा डाल रही थी। जब कोई नहीं दिखा तो अमर ने फोन उठाया। उसकी आवाज सुनते ही चंदन ने कहा, आप माँ को फोन दीजिए, उन्हें जरूरी बात करनी थी। अमर फोन साइड में रखकर दया को बुलाने जाता है। दया, तुम्हारे लाडले का फोन है। दया बाकी कार्य बीच में ही छोड़कर फोन पर आती है। चंदन, शाम को जल्दी आ जाना, कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। चंदन, ठीक है, पर आगे चंदन कुछ बोलता सिवा का बुलावा आ जाता है। चंदन, ठीक है माँ, बड़े साहब बुला रहे। दया, ठीक है जाओ कहकर फोन रख देती है। दया अमर से कहती है, आज बाजार जाकर कुछ शाम के लिए सामान ले आओ जी। अमर, चंदन आ जाएगा ना शाम को? दया, हाँ वो मेरी बात कभी नहीं टालता। शाम होते ही लड़की वाले एक बड़ी सी गाड़ी में चंदन के घर पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर अमर सोचता है, लगता है बहुत बड़े लोग हैं। माता पिता और लड़की की छोटी बहन भी साथ में होती है। घर के बाहर अमर उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता है और अंदर ले आता है। चाय नाश्ता पानी सब हो जाता है, लेकिन चंदन नहीं पहुंचता समय पर। लड़की के पिता के बार बार चंदन के बारे में पूछने पर अमर यही कहते हैं कि उसका काम ही ऐसा है जिसमें देरी होना लाजमी है। बहुत देर बाद चंदन घर पहुंच जाता है। दया, लो जी, हमारा बेटा भी ड्यूटी से आ गया। चंदन ने सबको नमस्ते किया। बेटा, ये तेरे रिश्ते की बात करने आए हैं। दया उनसे चंदन का परिचय करवाते हुए कहती है। ये सुनते ही चंदन के होश उड़ गए, लेकिन उनके सामने वो कुछ नहीं बोल पाया। चुपचाप बिना मन से सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें होती हैं और लड़की के पिता राधे श्याम जी कहते हैं, हमें लड़का पसंद है, आप लोगों की जब मर्जी हो हमारी लड़की देखने आ जाना। लड़की की फोटो दया के हाथ में थमाते हैं और चले जाते हैं। उनके जाते ही चंदन दया से कहता है, माँ मुझे शादी नहीं करनी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो शादी करने के लिए? अभी बहुत कार्य शेष हैं और उनको किए बिना मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। दया, फिर क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? तेरी उम्र निकली जा रही है बेटा। चंदन, कुंवारा मर जाऊंगा, आप चिंता मत करो, आपको बहू की इतनी ही जल्दी है तो अभी की शादी कर देता हूँ कहकर गुस्से में अंदर चला जाता है। दया सिर पकड़कर बैठ जाती है। अमर, तुम्हें पहले ही कहा था कि वो नहीं मानेगा शादी के लिए। राधे श्याम जी और उनकी पत्नी देवकी चंदन और उसके परिवार के आचरण से बहुत प्रभावित हुए। राधे श्याम जी, लड़का बहुत ही संस्कारी है। देवकी, हाँ जी, लेकिन हमारी रचना भी किसी से कम थोड़ी है खूबसूरती और संस्कारों में। दया खाना खाने के लिए
चंदन को बुलाने जाती है। चंदन अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठा खिड़की की तरफ एकटक देख रहा था। दया, कब तक मुंह फुलाए ऐसे ही बैठा रहेगा? मैं तेरी शादी करवाए बिना चैन नहीं लेने वाली। अगर तेरे भविष्य की चिंता तुझे मेरी बेमतलब की जिद लग रही है तो हाँ, मैं ये जिद तब तक नहीं छोड़ूंगी, तब तक तुम हाँ नहीं कर देते। क्या शादी के बाद अधूरे काम नहीं होते? तेरी शादी से पहले अभी की शादी नहीं करूंगी, समझ ले अच्छी तरह से। चल अब खाना खा ले, तू बच्चा नहीं है जो जिद पर अड़ा है। थोड़ी गुस्से और फिक्र से कहती हुई दया जाने के लिए पीछे मुड़ती है। चंदन दया का हाथ पकड़ लेता है। दया पीछे मुड़कर देखती है। तभी चंदन की आंखें आंसुओं की बरसात करने में लग गई थी। दया, क्या हुआ रे? ऐसे आंखों से मोती क्यों गिरा जा रहा है? चंदन, मुझे कर्ण की बहुत याद आती है। उसे ढूंढने में लगा हूँ हर वक्त, लेकिन हमेशा निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और उससे मैं अपने भाई को ढूंढने की जिम्मेदारी से विमुख हो गया तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी तरह ही मेरे परिवार से प्यार करे, आपका सम्मान करे, आपके बलिदान को समझे। मैं अपने छोटे भाई बहन की हर जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ। माँ, आप मेरी शादी की जिद छोड़ दीजिए। दया चंदन को अपने पास बैठाकर, दया, तेरी खुद की जिंदगी नहीं है। तेरे बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा रे? तेरे अफसर बनने के सपने को तो घर की जिम्मेदारियों ने रौंद दिया। रही अच्छी लड़की की बात, तो वो ढूंढने से ही मिलेगी ना। शादी ना करने की जिद पर तेरे लिए लड़की ढूंढना थोड़ी छोड़ दूं। एक बार देख तो ले, तुझे पसंद आएगी तभी बात आगे बढ़ाएंगे। मुझे नहीं पता, तुझे बस शादी करनी होगी। कम से कम तेरी पत्नी घर की जिम्मेदारी में मेरा हाथ बटाएगी, मेरा थोड़ा काम तो हल्का होगा। चंदन, माँ, मैं अभी घर की जिम्मेदारी ही निभा सकता हूँ, मैं दूसरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना माँ। दया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहाने मत बना नए नए। एक बार लड़की देख तो ले, क्या पता तुझे जैसी लड़की चाहिए वैसी ही हो। चंदन बात पलटते हुए, हमारी सुमन भी शादी के लायक हो गई। शकुंतला मौसी को बोलना कि इसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखें। दया, ठीक है, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना। पुलिस थाना सिबा, चंदन, हमें खबर मिली है कि एक होटल में कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग कॉलेज के मासूम छात्रों को ड्रग्स बेचते हैं ऊंचे दामों पर। हमें शाम को होटल पर छापा मारना होगा। चंदन, जी सर। शाम को पुलिस की अचानक छापेमारी पड़ने से पूरी होटल में खलबली मच जाती है। होटल के सभी लोग पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन कुछ पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये होटल कालाबाजारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक लड़का बहुत डरा हुआ भाग रहा था। शिवा ने चंदन से कहा, उसे पकड़ो, चंदन भाग ना पाए। जैसे ही चंदन उसकी कॉलर पकड़कर उसकी तरफ चेहरा घुमाता है, एकदम से चौंक कर सुन्न हो जाता है। उसके हाथ से कॉलर छूट जाती है। आंखों में शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। चंदन गुस्से में आंखों में आग भरकर, अभी तू, अभी वो भैया। इतने में चंदन ने एक थप्पड़ कसकर उसके मुंह पर मारता है। चुप कर बदतमीज, मत बोल मुझे भैया। चंदन फिर से अभी की कॉलर पकड़कर घसीटते हुए शिवा के पास पटक कर कहता है, सर, ये मेरा नालायक भाई है, जो सजा देनी हो वही दीजिए इस नालायक को। अभी दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल शिवा के सामने बैठ जाता है। शिवा किसी अन्य कांस्टेबल से कहता है, अभी को भी गाड़ी में बैठाओ। चंदन के मन पर क्या बीत रही थी ये चंदन ही समझता था। अभी एक आशा भरी नजरों से चंदन को आंखों में आंसू भरकर बोलकर जाते हुए बोल रहा था, भैया बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आप जो सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ। चंदन नम आंखों से मुंह फेर लेता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता। शिवा चंदन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, देखो चंदन, पूरी जांच और सबूतों के बिना पर ही किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। भगवान ना चाहे कि अभी के खिलाफ कोई भी सबूत मिले, नहीं तो ना चाहते हुए भी मुझे अभी पर मुकदमा चलाना होगा। मुझे माफ करना चंदन, मैं अपने फर्ज के कारण बेबस हूँ। चंदन हाथ जोड़कर, सर, मैं आपकी व्यवस्था बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैंने भी खाकी वर्दी पहनी है। बेशक मेरा ओहदा छोटा है, लेकिन फर्ज मेरा भी आपके समान है। शिवा ने चंदन की पीठ थपथपाई और चल दिए। चंदन वहीं रुककर आसपास पूछताछ करने में जुट गया। अपने मन में अभी के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। उसके आखिरी शब्द कानों में गूंज रहे थे, भैया मेरी बात तो सुनिए। चंदन पैदल ही चल पड़ता है, खोया खोया सा। सड़क पार करते हुए एक गाड़ी से जा टकराया। गाड़ी में जल्दी से ब्रेक लगाने की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। गाड़ी की ड्राइवर वही घुंघराले बालों वाली लड़की और उसके साथ 12 साल की लड़की भी गाड़ी से उतरती है। अरे अरे, आपको इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखाई दी। चंदन, सो सॉरी जी। लड़की, क्या सॉरी? अभी कुछ दुर्घटना हो जाती तो? छोटी लड़की बड़ी लड़की के कान में कहती है, दीदी ये वही लड़का है जिसे पापा मम्मी ने आपके लिए पसंद किया है। लड़की, क्या?
तब तक चंदन वहां से काफी दूर चला जाता है। लड़की झट से गाड़ी में बैठती है, घुमाकर उसके पास लाकर रोककर कहती है, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? किसी से लिफ्ट भी तो मांग सकते हो ना। आपको एक बार पहले भी लिफ्ट दी थी मैंने, बहुत जल्दी भूल गए आप। चंदन अभी की चिंता में खोया था और रचना के इस तरह से कहने पर उसे बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे अकेले ही सफर तय करना होगा, कहकर आगे बढ़ गया। उसने रचना से बिल्कुल भी आगे बातचीत नहीं की। ये बात रचना को बहुत अटपटी लगी। तभी छोटी बहन चंचल कहने लगी, दीदी ये बहुत कम बोल रहे हैं। उस दिन भी रचना, लेकिन इनकी आंखों में एक दर्द देखा है मैंने, न जाने क्यों। आज दूसरी बार मिल रही हूँ। बोलते तो कम ही हैं, लेकिन जब मम्मी पापा ने इसे मेरे लिए चुना है तो जरा नज़दीक से समझने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज हमें लेट हो गया, इसलिए घर चलते हैं। रचना और चंचल वहां से चली जाती है। चंदन रास्ते में चल रहा था, तभी सिबा सर का फोन आता है। चंदन जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो, कुछ जरूरी बात करनी है अभी के बारे में। चंदन बहुत डर जाता है अभी की फिक्र में। न जाने अब और क्या क्या बातें सामने आएंगी अभी की। माँ को क्या जवाब दूंगा, अभी की राह देख रही होंगी बेचारी। अब तक सोचता हुआ थाने के पास पहुंच जाता है। कांस्टेबल कहता है, चंदन आपको सिवा सर ने अपने केबिन में बुलाया है। चंदन सिवा के केबिन की तरफ जाता है। सामने ही अभी दिखाई दिया, जो उदास और बेबस सा बेंच पर बैठा था कोने में। चंदन को देखते ही अभी, भैया भैया मेरी बात तो सुनिए, मुझसे इस तरह मुंह ना फेरिए। चंदन बिना कुछ बोले सीधा सिबा के केबिन में चला जाता है। सर मैं अंदर आ जाऊं? सिबा, आओ आओ चंदन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो चंदन, एक औरत ने गवाही दी है अभी के बारे में। उसके 15 साल के लड़के को उन बेरहम लोगों ने पैसे देकर ड्रग सप्लाई का काम सौंप दिया। उस औरत ने अभी व उसके दोस्तों को मदद के लिए कहा, और उसी औरत ने हमें भी अभी के कहने पर ही सूचना दी कि होटल में गैर कानूनी कार्य हो रहा है। सिबा कुर्सी से उठकर, तुम्हारा भाई बेकसूर है चंदन, बल्कि उसकी वजह से हम इतने बड़े गिरोह को पकड़ पाए। चंदन सुकून भरी गहरी सांस लेता है। उसके हाथ अपने आप ईश्वर को नमन करते हैं। धन्यवाद भगवान, मेरा भाई गुनहगार नहीं। सिबा, तुम्हारी बेचैनी समझ गया था चंदन, इसलिए चारों तरफ अपने कांस्टेबलों को भेजा पूछताछ के लिए। लेकिन इत्तफाक तो देखो, वो औरत खुद हमारे पास सिबा की बेगुनाही की गवाही देने आई। उसके सभी दोस्त तो अपने घर चले गए, लेकिन तुम्हारे भाई ने कहा कि वो चंदन के साथ ही घर जाएगा। उसका भाई उसके लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। चंदन सिबा के सामने ही आंसू बहाने लगा, उन्हें सैल्यूट करके बाहर आया और झट से अभी को गले लगाकर कहा, बहुत बड़ा हो गया छोटे, जो अपने भाई को कुछ भी ना बताना मुनासिब ना समझा, और मैं तुझे ही गलत समझ बैठा। आज तूने बहुत छोटा बना दिया। अभी, नहीं भैया, आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चंदन, आगे से कोई भी ऐसी बात होगी तो मुझे पहले सूचित करोगे? अभी, जी भैया। चंदन, चलो अब घर चलते हैं दोनों, माँ इंतजार कर रही होगी। सिबा उन्हें देखकर उनके जाने के बाद अपने केबिन में जाकर बहुत भावुक हो जाता है। दोनों के आपसी प्रेम को देखकर दोनों बैग से घर पहुंचते हैं। दया दरवाजे पर बड़ी बेचैनी से राह तक रही थी। आते ही पूछने लग जाती है, आज दोनों ही बहुत देर से आए हो, ऐसा भी क्या हो गया था जो घर आने के बारे में ही भूल गए? चंदन, कुछ नहीं माँ, बात पलटते हुए, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना परोस दीजिए। दोनों खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। दया अभी के पास जाती है और कहती है, क्यों रे, दोस्तों में इतना मगन हो गया कि आने में देर कर दी? कब तक तेरी बेवकूफियां छुपाती रहूंगी? देख अभी, अब तक तू पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी कर ले। तुम्हारी जिम्मेदारी की सोचकर चंदन अपनी शादी के लिए आनाकानी कर रहा है। मैं तुम दोनों से तंग आ गई। तू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, और चंदन जिम्मेदारी के चक्कर में भविष्य की नहीं सोचता। दया बोले जा रही थी, अभी उदास होकर कहीं खोया था। दया अपनी बात पूरी करके चुप हो गई, लेकिन अभी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हाथ पकड़कर कहा, कहाँ खो गया अब? मैं इतनी जरूरी बात कर रही हूँ और तू अभी भी अनसुनी कर रहा है। अभी, ऐसी बात नहीं माँ, कहते हुए अभी का गला भारी हो गया। दया, आज इस शैतान की आवाज में भारीपन क्यों? अभी माँ से गले लगकर जोर से रोने लगा। दया डर गई, क्या हुआ बेटा, आज तेरी आंखों में पानी क्यों? अभी, माँ आज मुझे लगा मैंने भैया के प्यार को खो दिया, हमेशा के लिए। उनकी नजरों में गिरकर मैं कभी नहीं संभल पाता माँ। दया, यूं पहेलियां मत बुझा, जल्दी बता क्या हुआ। अभी माँ को शुरू से लेकर अंत तक सब बता दिया। दया सब कुछ सुनकर आंखों में पानी भरकर, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, लेकिन यदि तू अपने भाई को सब पहले बताता तो दोनों के मन में कभी बैर भावना ना पनपती।
रिश्ते बहुत कोमल होते हैं, एक बार टूट जाएं तो बहुत मुश्किलों के बाद भी जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनमें गांठ लग जाती है। इसलिए तुझे हमेशा कहती हूँ कि रिश्तों की कद्र करना सीखो बेटा। सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे पापा हैं, जिन्होंने पहले रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी, और आज नतीजा तू देख ही रहे हो। चंदन का रूखापन सीखना ही तो है, तो मेरे चंदन से सीखो, जो नए बंधनों में इसलिए नहीं बनना चाहता कि कहीं पुराने रिश्तों की जिम्मेदारी से विमुख ना हो जाए। अभी अपने आंसू पोंछ कर आप सही कह रही हो, भैया जैसा कोई नहीं बन सकता। मेरे दिल में सबसे ज्यादा सम्मान और प्रेम उन्हीं के प्रति है, जिनकी नजरों से गिरने के डर ने आज मुझे बेचैन कर दिया। दया, ठीक है, अब सब ठीक हो गया ना? रात बहुत हो गई, अब तुम सो जाओ। कुछ दिन बाद फिर राधे श्याम जी का फोन आता है। अमर से बात करके कहते हैं, अमर जी, आपने फिर बताया नहीं, हमारी रचना को देखने कब आ रहे हो? अमर के पास कोई जवाब नहीं था, सुनकर एकदम चुप हो गए। पास खड़ी दया थी, उसने अमर के हाथ से फोन ले लिया और कहने लगी, हाँ जी राधे श्याम भाई साहब, हम जल्द ही आपके घर आएंगे। शुक्रिया जी, कहकर फोन रख देती है। अमर अचंभे से उसकी तरफ देख रहा था। दया कहती है, क्या हुआ जी, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अमर, तुमने इतने विश्वास से कह तो दिया, लेकिन चंदन। दया, एक बार हम ही लड़की देख लें, उसके बाद चंदन को लड़की की फोटो दिखा देंगे। अमर, मैंने कहा चंदन नहीं माना तो शादी के लिए। दया, मैं हूं ना, बस आप चिंता मत कीजिए। दया मुस्कुराकर चली जाती है। अमर, इन औरतों को कोई नहीं समझ सकता। सुबह सुमन को रसोई में देखकर चंदन ने पूछा, अरे छुटकी, तू और सुबह सुबह रसोई में, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? सुमन, भैया आज माँ की तबीयत खराब है, तो कमरे में आराम कर रही हैं। चंदन चिंतित होकर, क्या हुआ माँ को, और अभी तक बताया क्यों नहीं किसी ने? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? सुमन, कुछ नहीं भैया, थोड़ा बीपी कम था, मम्मी ने खुद मना किया आपको कुछ बताने को। अभी भाई सुबह डॉक्टर अंकल को ले आया था, उन्होंने दवाई और इंजेक्शन दे दिया, बोल रहे थे किसी बात की चिंता के कारण हुआ बस। चंदन दौड़कर दया के पास गया। अमर उसके पास बैठा था। चंदन को देख उठकर बाहर आ गया। चंदन, माँ माँ चलो, आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। दया, अरे नहीं चंदू, अब ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चंदन, आपको चिंता किस बात की है, जो अचानक आपका बीपी कम हो गया? दया, ऐसे ही बोल गया वो डॉक्टर, चिंता किस बात की हो सकती है, तुम अच्छा कमाते हो, तेरे बाबा घर आ गए। चंदन, नहीं माँ, कर्ण की और मेरी शादी की, ये दो ही चिंता है आपको, है ना? दया, तू जा नाश्ता कर ले, ड्यूटी के लिए लेट हो रहा होगा। चंदन, पहले बताओ आपकी चिंता क्या है? दया, जब तू जानता है तो क्यों पूछ रहा है, दूर ही कर देना। चंदन, ठीक है माँ, अगर आपकी खुशी इसी में है तो लगा दीजिए मुझे बेड़ियाँ, एक नए बंधन की। दया, जल्दी से लेटे हुए बैठ जाती है, मतलब शादी के लिए तू तैयार है ना? चंदन, आपकी चिंता दूर कर रहा हूँ, लेकिन जब तक लड़की को समझ नहीं लूंगा शादी नहीं करूंगा। मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालना फिर, बता रहा हूँ आपको। दया के मुरझाए चेहरे पर थोड़ी जान आ जाती है। खुश होकर बोली, हमने किसी से कुछ नहीं ले रखा, ठीक से सोच समझ कर करना। चंदन, और हाँ, मेरे बाबा के अतीत का सच भी बताना जरूरी है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत में झूठ और फरेब से नहीं कर सकता। चंदन की इस बात ने फिर दया की मुस्कान चुरा ली और गहरी चिंता के सागर में डूब गई। चंदन ने माँ की चिंता को भांप लिया और माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, माँ, जो लड़की मेरे बाबा के अतीत के साथ मुझे स्वीकार करेगी, वही मेरा जीवन भर का साथ निभा सकती है, आपकी भावनाओं और बलिदान का कद्र कर सकती है। दया, वो तो ठीक है बेटे, लेकिन कौन ऐसे घर में अपनी बेटी ब्याहेगा जिस घर का मुखिया एक चोर और लुटेरा बनकर 15 साल सलाखों के पीछे गुजार कर आया हो? दया बेमन से कहती है, ठीक है बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वैसा ही कर, तेरा घर बस जाए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चंदन, ठीक है, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, बस बाकी बातें बाद में सोचता हूँ, कहकर चंदन चला जाता है। दया की खुशी का ठिकाना कहाँ अब। कुछ देर बाद अमर आकर कहता है, लो दया, दोपहर की दवाई का समय हो गया। दया, जी, इलाज तो चंदन ने ऐसा किया कि दवाई ना भी लूं तो ठीक हो जाऊंगी। अमर, ऐसा क्या बोल दिया तेरे लाडले ने कि इतनी खुश लग रही हो? दया, चंदन ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन। अमर, लेकिन क्या दया? दया बोलती हुई एकदम से चुप हो गई। अमर, बोलो दया, लेकिन क्या? तुम चुप क्यों हो? दया, क्या बोलूं जी, चंदन कहता है जो लोग मेरे बाबा के अतीत के साथ मुझसे रिश्ता जोड़ेंगे, मैं उसी घर से रिश्ता जोड़ूंगा। अमर, ठीक ही तो कह रहा है, कहते हुए अमर का गला भर आया। एक न एक दिन तो पता सबको लगना ही है, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जिसे हर कोई पढ़ चुका है, अब छुपाने से क्या फायदा। दया, आप जी छोटा ना करें जी, बस यही तो डर था
कि आपका अतीत आपके आने वाले कल को प्रभावित करता है। देखते हैं अब क्या होता है। जो किस्मत में लिखा है उसे होने से कोई नहीं रोक सकता जी। अमर, तुम सही कह रही हो दया। कुछ दिन बाद रविवार के दिन चंदन अपने माँ बाबा के साथ लड़की देखने जाता है। लड़की वालों के घर पहुंचते ही जहां एक बहुत आलीशान मकान के बाहर दो गाड़ियां खड़ी थीं, राधे श्याम जी उन्हें देखकर आदर सहित अंदर लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद एक लड़की हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और सबको चाय देती है। जब चंदन के नजदीक आती है, चंदन चाय कप लेने जैसे ही हाथ बढ़ाता है, रचना की तरफ एक नज़र देखकर हैरान हो जाता है। रचना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल रहती है। लाल रंग की साड़ी पर घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन चंदन उसे देख गहरी सोच में डूबा था। ये तो वही लड़की है जिससे मैं 2 बार अनजाने में मिल चुका हूँ, लेकिन दोनों बार में इस लड़की ने बताया नहीं मुझे कि इससे ही मेरे रिश्ते की बात चल रही है। शायद दूसरी बार मिलने पर बता पाती तो। अभी की चिंता में इतना खोया था कि इसकी छोटी बहन चंचल को भी नहीं देख पाया। तभी राधे श्याम जी कहते हैं, रचना, चंदन को अपना कमरा दिखा लाओ। रचना तो खुद कब से इसी इंतजार में थी कि चंदन के साथ कुछ पल बातचीत के मिले, लेकिन चंदन थोड़ा सकुचाया। जब जाने के लिए उठा नहीं तो दया, अरे चंदन बेटा जाओ ना। चंदन बेमन से ही केवल माँ के कहने पर उसके साथ चला जाता है। रचना चंदन को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, बस एक ही सवाल है मेरे मन में, आप हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबे रहते हो। चंदन, पहले आप ये बताइए कि आपको पता था कि मुझसे रिश्ता जुड़ने जा रहा है? रचना, दूसरी बार मिलने पर चंचल ने बताया, आपसे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन आप तो उस दिन गहरी सोच और चिंता में डूबे थे। चंदन आगे कुछ न बोल पाया। रचना, क्या आप हमेशा से ही ऐसे ही हैं? चंदन फिर चुप हो गया। जब वो कुछ नहीं बोला तो रचना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आपको कुछ पूछना है क्या? आपको मेरे मॉडर्न पहनावे से ऐतराज है? जब पहली बार आपको लिफ्ट दी तो मुझे महसूस हुआ आपके हाव भाव से। चंदन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर रचना चकित रह गई। इसमें मुस्कुराने वाली तो कोई बात नहीं। रचना, आपको ऐसा क्या पूछ लिया जो मुस्कान आ गई चेहरे पर? चंदन, किसी के पहनावे से उसके व्यवहार और आदर्शों की तुलना नहीं की जा सकती है। बस यही पूछना है कि आप मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने में मेरा साथ निभा पाओगी शादी के बाद, क्योंकि मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। बाकी आपके पिताजी ने बताया आपके बारे में। रचना, तो शादी किस लिए कर रहे हो? सिर्फ परिवार के लिए? चंदन, मेरी माँ की खुशी के लिए। रचना, लेकिन जो लड़की आपके लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आएगी उसकी खुशी का क्या? चंदन, जो लड़की मेरे परिवार को खुश रखेगी उसकी खुशी में किसी बात की कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि घर को स्वर्ग और नर्क बनाने में एक औरत का हाथ होता है। परिवार को कैसे बांध कर रखा जाता है ये मेरी माँ से बचपन से सीखता आया हूँ। आप पर कोई दबाव नहीं, मेरी तरफ से बस ये छोटी सी चाहत अपने हमसफर से चाहता हूँ। रचना, जी क्यों नहीं, जब शादी के बाद पति पत्नी एक हो सकते हैं तो जिम्मेदारी अलग कहाँ हुई? चंदन के चेहरे पर फिर एक मुस्कान आ जाती है। जीवन साथी में परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी देख रचना भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चंदन बाहर हॉल में आ जाता है, उसके पीछे रचना भी आ जाती है। राधे श्याम जी कहते हैं, तो बेटा बताओ, आपको हमारी रचना पसंद है? चंदन, पहले मुझे आपको अपने बारे में कुछ कहना है। राधे श्याम, बोलो बेटा, जो भी बोलना है बेझिझक बोल सकते हो। चंदन, जी, मेरे बाबा पहले हालातों के मारे एक लुटेरे बन गए, फिर उन्होंने 15 साल जेल में बिताए। अभी कुछ दिन पहले ही घर पहुंचे हैं। मैं अपने बाबा के कार्यों की कोई सफाई नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी नज़र में गुनाह तो गुनाह होता है। क्योंकि बाबा ने 15 साल अपने परिवार से दूर रहकर सजा भुगत ली। बाकी फैसला आपके हाथ में है। राधे श्याम जी चकित होकर चंदन की तरफ एक टक देखे जा रहे थे। अमर और दया की नज़र राधे श्याम जी की तरफ थी। दया उनके हाव भाव समझने की कोशिश कर रही थी। दया को मन ही मन लग रहा था कि राधे श्याम जी और देवकी अभी उठकर कहेंगे कि हम एक लुटेरे के बेटे से रिश्ता नहीं जोड़ना, हम इतने ऊंचे खानदान से, और आप लोगों का तो अतीत ही मैला है। दया की धड़कनें तेज हो रही थीं, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़े जा रही थी। अमर ने दया के हाथ पर अपना हाथ रखकर आंखों से सांत्वना का इशारा किया। उसके मुख से लगा मानो बरसों का बोझ उतर रहा हो। धीरे धीरे अमर आंखों में पछतावे के साथ चंदन पर भी बहुत गर्वित हो रहा था। राधे श्याम जी ने सारी बातें बड़ी शांति से सुनी और कहा, बेटा, हम आपके बारे में पूछताछ करके ही रिश्ता लेकर गए थे। हमें पहले से ही पता था, लेकिन किसी के अतीत के घाव को कुरेद कर तकलीफ देना, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत खुशी है
कि तुमने सब कुछ हमें बताया। मेरी बेटी मेरे लिए अनमोल हीरा है, जिसे मैं ऐसे ही बिना जाने पहचाने किसी से भी रिश्ता नहीं जोड़ सकता। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था सब सच निकला चंदन। तुम वाकई में बहुत अच्छे और ईमानदार हो। तुम्हारे विचार और सोच बहुत बड़े हैं। मैंने तुम्हारी नौकरी देखकर रिश्ता नहीं जोड़ा, बल्कि तुम्हारी नेकी और ईमानदारी की चर्चा मेरा एक दोस्त सुमेर, जो कि तुम्हारे थाने में इंस्पेक्टर था, अब रिटायर हो चुका है, वो जब भी मिलता है तुम्हारे ही बारे में गुणगान करता है। मेरी बेटी रचना को अपनी बेटी समझता है। जब उससे मैंने रचना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढने की बात की तो उसने तुम्हारे बारे में बताया। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन पैसों से बेटी की खुशियां नहीं खरीद सकता। मुझे अपनी हैसियत के समान नहीं, बल्कि अच्छे गुणों वाले लड़के की तलाश थी। इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए आपको चुना है चंदन बेटा। कि आपको मेरी बेटी पसंद है? चंदन शर्माते हुए, जी ये सवाल पहले रचना से पूछिए, पहला जवाब उसका, बाद में मैं कुछ कहूंगा। क्या पता मेरे जवाब से रचना अपने मन की बात कह ही ना पाए। अमर और दया की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। दया मन ही मन अपने बेटे की बलाएं उतारे जा रही थी। दया रचना के पास जाकर बोली, हाँ बेटी तुम बताओ, क्या तुम्हें चंदन पसंद है? रचना मुस्कुराकर बोली, हाँ पसंद है। शर्मा कर अंदर चली गई। दया चंदन से बोली, अब तू भी बता ही दे, तुझे पसंद है ना? चंदन धीरे से, जी माँ। सभी बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हैं। दया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बेटे के शब्दों ने अमर के मन की शर्मिंदगी भी दूर कर दी थी। राधे श्याम कहते हैं, अमर जी अब शादी के लिए कब का शुभ मुहूर्त निकालें? अमर जी, जो आपको उचित लगे राधे श्याम जी। चंदन, नहीं बाबा, पहले रचना की पढ़ाई पूरी हो जाए। चंदन के मुंह से अपने आप को संबोधित करता देख अमर फूला नहीं समाया। ठीक है राधे श्याम जी, जैसे लड़का लड़की को उचित लगे, दोनों को जिंदगी बसर करनी है। चंदन जैसे ही घर जाने के लिए बाहर आकर बैग पर बैठता है, रचना को खिड़की में देखकर प्यारी सी मुस्कान चंदन के चेहरे पर आ गई। रचना भी चंदन का देखने का इंतजार कर रही थी। मुस्कुराकर चंदन को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। तभी दया कहती है, चल जल्दी, बेटा सुमन राह देख रही होगी। चंदन का ध्यान हट गया। शर्मा कर रचना को कोई उत्तर न दे पाया। घर पर सुमन बड़ी बेसब्री से राह देख रही थी। सबको घर वापस आते देख दरवाजे पर ही सवालों की झड़ी लगा दी। माँ, भैया को लड़की पसंद आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि भैया लड़की देखने कैसे चले गए। दया अमर की ओर देखकर हंसती हुई बोली, जाता क्यों नहीं? अपनी माँ का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया दिल से। सुमन, मतलब भैया को लड़की पसंद आ गई? दया, पसंद भी कर ली और रिश्ता भी पक्का कर दिया। सुमन खुशी से उछलती हुई, माँ आप सच बोल रही हो ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? भागते हुए चंदन के कमरे के पास जाकर उसे चिढ़ाती हुई फोन कान पर रखकर, अरे हाँ भाभी, सब घर पर आराम से पहुंच गए हैं, आप चिंता मत करो। अच्छा, आप भैया को बोलना भूल गई थी। ठीक है भाभी, मैं बोल दूंगी। चंदन अभी कमरे में अपनी शर्ट उतार ही रहा था कि सुमन की आवाज ने उसके दिलो दिमाग में खलबली मचा दी। क्या रचना ने सच में सुमन को फोन किया था? सोचता हुआ सुमन को आवाज देता है, जो उसकी आवाज का ही इंतजार कर रही थी। ऐ सुमन, तू कुछ कहना चाहती थी क्या? नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं कह रही थी, सुमन अपनी हंसी रोककर कहती है। चंदन झिझकता बस आगे कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप वहां से वापस मुड़ गया। सुमन, अरे भैया। चंदन झट से, हाँ बोलना। कुछ नहीं वो, हाँ हाँ बोल, किसी का कॉल आया था। चंदन की बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती। शिवा सर का कॉल। अरे चंदन, तुम्हें अभी थाने आना होगा। हमें खबर मिली है कि शहर के सबसे बड़े अनाथालय से बच्चों की तस्करी की जा रही है। तुम फौरन पुलिस स्टेशन आ जाओ। चंदन एक झटके में फोन कट कर कमरे में अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी निकल जाता है। सुमन का सारा प्लान फेल होने से थोड़ी उदास होकर कहती है, कितना मजा आने वाला था, सब पर पानी फिर गया। रात को करीब 2 बजे तक शिवा सभी को अनाथालय में छापेमारी करने की योजना बताता है। चंदन, हमें बहुत ही सावधानी से इस योजना को अंजाम देना होगा, मामला बहुत संवेदनशील है। शिवा बड़ा ही चिंतित होकर कहता है। चंदन, जी सर, पूरा ध्यान रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। शिवा, जब तक मिशन पूरा नहीं होगा बेचैनी बनी रहेगी। चंदन, मामला मासूम बच्चों का है, जिनके साथ पहले ही भगवान ने इतना बुरा किया, और ये लालची लोग पैसों के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं। चंदन, ऐसे आदमियों को तो सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन देश की न्याय व्यवस्था बहुत पिछड़े तरीके से कार्यवाही करती है, जिससे इन लोगों में कानून के प्रति बिल्कुल भी दहशत नहीं। गुस्से में होकर तभी शिवा के पास उसी खबरी का फोन आता है
और सभी मिशन के लिए निकलने लगते हैं। अनाथालय से बच्चों को बाल मजदूरी और सड़कों पर भीख मंगवाने के मकसद से एक बड़े से ट्रक में किसी कचरे की तरह भरे जा रहे थे। उनमें कुछ अनाथालय के संचालक भी मिले हुए थे। पुलिस को देखकर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। बच्चे बहुत सहमे हुए थे, उनकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। तभी गैंग के कुछ लोग अनाथालय के गोदाम में, जहां कई सिलेंडर और राशन का सामान रखा था, बाहर निकलते हुए गुस्से में उनमें बारूद का जलता हुआ गोला फेंक देते हैं, जिससे पूरे गोदाम में आग लग जाती है। उसी गोदाम में कुछ बच्चे छिपे हुए थे। सिबा, चंदन तुम इनसे निपटो, मुझे आग से उन बच्चों को बचाना होगा। चंदन, जी सर, कहकर वहीं उनकी गोलियों का जवाब देते रहता है। सिबा दौड़ता हुआ गोदाम की तरफ जाता है। तब तक आग की लपटें बढ़ती ही जा रही थीं। सिबा आसपास के कमरों में कंबल ढूंढता है। 3-4 कमरों में जाने के बाद उसे एक कंबल मिलती है, जिसे लेकर बच्चों के पास जाता है और एक एक बच्चे को दरवाजे तक कंबल में लपेट कर लाता है और एक अन्य कांस्टेबल उसे दरवाजे से बाहर तक सुरक्षित ले जाता है। सिबा किसी भी कांस्टेबल को आग के अंदर नहीं आने देता, उन्हें दरवाजे पर ही बच्चे गोद में दे देता है। लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। आग की तेज तपन से पास रखे सिलेंडर फटने ही वाले थे कि सिबा अंतिम बच्चे को कांस्टेबल को थमाकर उन्हें जोर से धक्का लगा देता है, क्योंकि तेज आग से जलता हुआ भारी दरवाजा सिबा के ऊपर पड़ जाता है। साथ ही सिलेंडर भी फट जाते हैं। चारों तरफ आग ही आग। पूरा देखकर वहां से गैंग के कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ चंदन की गिरफ्त में आ जाते हैं। सिबा सर को आग की लपटों में जलता देख चंदन जोर से चिल्लाता है, सिबा सर। सिबा आग में पूरी तरह झुलस जाता है। चंदन घबराता हुआ एम्बुलेंस को फोन करता है। कुछ ही पलों में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। सिबा को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है। चंदन तस्करी वाले गिरोह को पकड़कर जेल में डाल देता है। सभी बच्चे तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सिबा की हालत नाजुक थी। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। बाहर ही चंदन घबराया सा, आंखों में आंसू लिए इधर उधर बेचैनी से घूम रहा था। सभी की नजर लाल बत्ती पर टिकी थी। चंदन सोच रहा था, आज हम सभी कांस्टेबल सिबा सर की वजह से जिंदा हैं। वो चाहते तो हमें इतनी भयानक आग में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने एक भी आदमी की जान खतरे में डाले बिना खुद आग में कूद गए। उनके साथी सभी कांस्टेबलों की आंखों में आंसू थे। सब उनकी जिंदगी की दुआ कर रहे थे। तभी सिबा की माँ और पापा अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें देख चंदन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। सिबा की माँ उनके सिबा की तबीयत के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मूरत की तरह बस सुन्न सा खड़ा था, मानो उसका सब कुछ खो गया है। असल में सिबा की माँ वही औरत थी जो बचपन में कर्ण को गोद लेकर चंदन के परिवार से दूर ले गई थी। सहसा नजरों के सामने आने से चंदन के मन में कई सवाल और गहरी चिंता ने जन्म ले लिया था। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरा बेटा ठीक है ना? देखो ना सिबा के पापा, ये कांस्टेबल कोई जवाब नहीं दे रहा। तभी एक अन्य कांस्टेबल उसे सांत्वना देते हुए, मैडम अभी ऑपरेशन चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को। कितनी बार कहा कि अपनी जान जोखिम में मत डाला कर, इतना मना किया इस नौकरी को ज्वाइन मत कर, हम बूढ़े माँ बाप का तू इकलौता सहारा है, सिबा की माँ कहती है। दोनों फूट फूट कर रोए जा रहे थे। चंदन सोच रहा था, कैसे पूछूं कि मेरा भाई कहाँ है, कहीं मेरा भाई सिबा सर तो नहीं। लेकिन इस वक्त ये लोग गहरे सदमे में हैं और सिबा सर की हालत भी नाजुक है। वो मेरे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। बस एक बार सिबा सर ठीक हो जाएं। कमिश्नर साहब व अन्य बड़े अफसर भी पहुंच चुके थे। बाहर मीडिया को भी सिबा के इंटरव्यू का इंतजार था। चंदन मूरत बना खड़ा, कभी ऑपरेशन थिएटर की तरफ तो कभी उसके माँ पापा की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहा था। आंखों में गहरी चिंता और डर, किसी अपने को खोने का। कुछ ही देर में लाल बत्ती बंद हो जाती है। सभी की उत्सुकता भी बढ़ जाती है। कमिश्नर और सिबा के माँ पापा उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं। चंदन के कदम भी डॉक्टर साहब के पास उत्सुकता से बढ़ जाते हैं, लेकिन तबीयत जानने वाले इतने अधिक थे कि चंदन सबके पीछे ही रह गया। डॉक्टर साहब देखिए, हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन सिबा का गर्दन से नीचे पूरा शरीर झुलस गया है, जिसे अभी होश में आने में 24 घंटे या उससे अधिक भी लग सकते हैं। आप लोग तब तक धीरज रखिए। जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया, बाहर से कुछ फेमस डॉक्टरों की टीम आ रही है सिबा के इलाज के लिए। तब तक हम सब उनका इलाज कर रहे हैं। अब तक मीडिया भी जबरदस्ती अंदर आ चुकी थी। रिपोर्टर, देखिए आज देश के जांबाज पुलिस ऑफिसर मिस्टर सिबा मीणा
तस्करी के बड़े गिरोह से लड़कर मासूम बच्चों की जान बचाकर खुद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। देखिए उनके माँ पापा किस तरह उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। वहीं पूरा देश ऐसे बहादुर ऑफिसर के जज्बे को सलाम करता है। अमर हॉल में न्यूज ही देख रहा था, तभी सुमन चाय लेकर आती है और टेलीविजन देख झट से कहती है, अरे पापा वो देखो भैया भी हैं। ऑफिसर सिबा, इन्होंने ही तो रात को भैया को कॉल कर किसी मिशन पर जाने के लिए। तभी वहां दया भी आ जाती है, जिसकी नज़र अचानक सिबा के माँ बाप पर जाती है। उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है, हाथ से चाय का गिलास छूट जाता है। सुमन दया को संभालती हुई कहती है, माँ भैया बिल्कुल ठीक हैं, ये तो उनके सिबा सर की हालत नाजुक है, आप क्यों चिंता कर रही हैं। अमर भी सोफे से उठकर, दया हमारा बच्चा ठीक है, क्यों चिंता कर रही हो। दया तो बस मूरत बनी चुपचाप खड़ी टेलीविजन की तरफ देख रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अमर और सुमन दोनों हैरान थे, आखिर क्या हुआ दया को जो इतनी सदमे में थी। जैसे तैसे सुमन ने सोफे पर बैठाकर पानी पिलाया। अमर शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ ऐसा जो तुम इतने गहरे सदमे में हो। कुछ बोलोगी तभी तो पता चलेगा। हैं दया, क्या बताऊं आपको, ये सिबा माँ और वो औरत है जो कर्ण को मुझसे दूर ले गई। कहते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे पूरा यकीन है कर्ण ही सिबा है। हम लोगों से दूर करने के लिए इन्होंने पहचान बदल दी ताकि हम कर्ण तक कभी न पहुंच पाएं। अमर, नहीं दया, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। इतने दिनों से सिबा और चंदन एक ही जगह ड्यूटी कर रहे हैं। चंदन भी तो पहचानता, वो भी इतने दिनों से कर्ण को तलाश कर रहा है। दया, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन इस पुष्पलता मैडम को कभी नहीं भूल सकती, जिसके घर में इतने दिनों तक काम किया और इन्होंने मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया। अमर, चल फिर अस्पताल चलकर सिबा की तबीयत के बारे में जानते हैं। दया उत्साहित स्वर में, चलिए ना, मुझे मेरे बेटे को देखना है। दोनों उसी अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं। चंदन माँ को देखकर हैरान हो गया। पास जाकर, आप यहाँ कैसे माँ, मैं ठीक हूँ ना। दया, मुझे सिबा के हालचाल जानने हैं बेटा। मैंने टेलीविजन पर उस पर पुष्पलता जी मैडम को देखा, सिबा ही कर्ण है ना। चंदन, तू इतने दिनों से ढूंढ रहा था ना। चंदन, लेकिन माँ आप यहाँ क्यों आई हो। आप जाओ, वो आंटी जैसी भी हैं इस समय बहुत सदमे में हैं। दया, मैं यहाँ उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने नहीं आई, मुझे बस एक बार कर्ण को देखना है और कुछ नहीं। इतने दिनों से मेरी आंखें तरस गईं कर्ण को देखने के लिए, आज मिला भी तो अस्पताल में। चंदन, उनको अभी होश आने में घंटों लग जाएंगे, तब तक आप घर जाइए माँ। अमर की तरफ देखकर चंदन कहता है, बाबा आप माँ को शांत करिए। चंदन अमर से दया को ले जाने के लिए बोल ही रहा था कि पुष्पलता जी दया को देख लेती हैं। अपने आंसू पोंछकर दया के पास आकर कहती हैं, दया हाथ जोड़कर सर झुका लेती है। दया उनके हाथों को नीचे करके आंसुओं को पोंछकर कहती है, मत रोइए मैडम जी। पुष्पलता, देखो ना दया, मैंने तुम्हें उस दिन अपने ही बच्चे से अलग किया और आज भगवान ने मुझसे। दया पुष्पलता जी के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, ऐसा सोचना भी मत, आपसे कोई अलग नहीं कर सकता कर्ण को। मैं भी अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो गई थी और आपकी भावनाएं समझ ही नहीं पाई। बहुत खुश हूँ कि आपने कर्ण को इतना काबिल ऑफिसर जो मैं कभी नहीं बना पाती, बनाया। पुष्पलता जी, कर्ण बहुत दिनों तक आप सबको याद करता रहा, किसी से बात नहीं करता, हमसे भी रूखा रूखा सा रहता। उसे इस तरह देख मैं और भी ज्यादा चिंतित रहने लगी, जिससे एक दिन बहुत तेज बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा इनको अंदर अंदर कोई चिंता सता रही है, जिसे दूर नहीं किया तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। कर्ण को जब मेरी तबीयत के बारे में पता चला तो मेरे पास आकर फूट फूट कर रोता हुआ बोला, आप मेरा नाम ही बदल दीजिए। इस नाम से मेरी बहुत सी भावनाएं जुड़ी, इनको मैं चाह कर भी नहीं भुला पा रहा हूँ। अपने भाई बहनों से दूर होकर आपका ख्याल ही दिमाग में नहीं आया। अब से मैं सिर्फ आपका ही बेटा हूँ माँ, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरा पिछला परिवार दर दर की ठोकरें खाने से बच गया। उस एहसान को मैं पूरी जिंदगी नहीं उतार सकता हूँ। कर्ण के शब्द मेरे लिए अमृत का काम कर गए। कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई। मेरे सामने कर्ण कभी उदास नहीं हुआ, लेकिन उसके दोस्त आज भी कहते हैं कर्ण की बातों में गहरा दर्द छुपा है। उसने मेरे सामने आप लोगों का नाम कभी नहीं लिया, लेकिन कर्ण बड़ा होकर अपने बाबा के सभी पापों को उतारना चाहता था, समाज को बताना चाहता था जिसका बाप लुटेरा हो जरूरी नहीं उसका बेटा भी लुटेरा ही हो। इसलिए उसने ग्रेजुएशन पूरी करते ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और एक बड़ा अफसर बनकर हम सब गर्वित कर खुद जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आज मैं भले ही हैसियत में तुमसे अधिक हूँ, लेकिन सिबा जैसे होनहार बेटे को मेरी झोली में डालकर तुम मेरे लिए एक देवी के समान हो।
तुम्हारे लिए इज्जत हमेशा थी, लेकिन बेटे के मोह ने जाहिर नहीं करने दी। दया कर्ण के गुजरे हुए कल के बारे में जानकर बहुत रोती है। दया ही क्या, चंदन और अमर भी अलग अलग कोने में जाकर बहुत रोते हैं। अमर घुटने टेक कर पुष्पलता से कहता है, वो लुटेरा और अभागा बाप मैं ही हूँ कर्ण का। ये बात पास बैठी रिपोर्टर सुन लेती है। फिर क्या था, अमर और बाकी सभी घर वालों को मीडिया के बेतुके सवालों का सामना करना पड़ा। सिबा केस में बड़ा खुलासा, सिबा निकला नामी लुटेरा अमर मीणा का बेटा। तो बताइए अमर जी, क्या आप जानते थे कि सिबा आपका ही बेटा है? क्या कांस्टेबल चंदन को भी पता था कि सिबा उसी का भाई है? कमिश्नर साहब के ऑर्डर पर कुछ कांस्टेबल रिपोर्टरों को तो बाहर भेज देते हैं, लेकिन खुद कमिश्नर साहब चंदन को साइड में बुलाकर कहते हैं, ये मीडिया वाले क्या बेतुके सवाल पूछ रहे थे? क्या इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है? देखो चंदन, वैसे तो इन सब बातों से तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तुम दोनों की काबिलियत पर निर्भर करती है। कुछ भी छुपाने से पहले ये बात अच्छे से समझ लेना। कमिश्नर सर की बातें सुन हताश मन से चंदन अपनी जिंदगी का हर पन्ना उनके सामने खोलने लग गया। बहुत कम शब्दों में चंदन ने कुछ ही पलों में कमिश्नर साहब को वो सारे अनकहे राज बता दिए जो आज तक सबसे छुपे हुए थे। चंदन को अपने अतीत से जो कोई शिकायत थी वो अब दूर हो चुकी थी। चंदन की बात सुनकर कमिश्नर साहब अमर की तरफ देखते हैं, जो कि बेंच पर बैठकर अपने गुजरे हुए कल को कोस रहा था। अरे चंदन, इनसे तो कई बार मिल चुका हूँ। कुछ साल पहले मेरी ड्यूटी जिस जेल में थी, ये भी वहीं कैदी थे। वैसे तो मुझे हर कैदी की शक्ल इतनी याद नहीं रहती, लेकिन ये अमर लुटेरा कुछ अलग सा। इसका व्यवहार सबसे अलग, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, हमेशा वृद्ध लोगों की मदद करता, अपने आप में ही खोया रहता, मानो जिंदगी की कशमकश से लड़ रहा हो। अमर की आंखों में हमेशा एक गहरा दर्द और पछतावा था। कमिश्नर साहब के मुंह से अपने पापा के लिए शब्द चंदन की आंखों में एक चमक भर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से बाकी नाजुक हालत चमकती आंखों में चिंता के अश्रु भर रही थी। कुछ ही देर में वहां बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं और चारों तरफ नर्स और वार्ड बॉय की भागम भाग मच गई। उन्हें देखकर सभी की चिंता और गहरी होती जा रही थी। वो रात कब निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। सभी की आंखें ज्यों की त्यों डॉक्टरों की हर पल की हरकत पर थीं। तभी 24 घंटे के बाद एक डॉक्टर फिर ओटीपी से बाहर निकलता है और हाथ से अपने ग्लव्स उतारते हुए सीधा कमिश्नर साहब के पास आकर कहता है, सिबा को होश आ गया है, ऑपरेशन सफल रहा। ये शब्द सभी के चेहरे पर फिर से एक चमक ले आए। डॉक्टर कहते हैं, उनके परिवार से कौन है? दया और पुष्पलता की एक साथ आवाज आती है, जी हम हैं। दया पुष्पलता को अपने कदम पीछे कर लेती है और पुष्पलता जी से आंखों ही आंखों में आगे बढ़ने को कहती है। डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए इनके घाव बहुत गहरे हैं, इसलिए इनकी देखभाल सावधानी से करनी होगी। इनकी देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो एक नर्स हर वक्त इनके पास रहेगी। कुछ देर के बाद इनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब तक आप सब लोग उनसे मिल सकते हैं। दया अपने आंसू पोंछकर चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन अमर कहीं नहीं दिखता। चंदन के पास आकर कहती है, तुम्हारे बाबा कब चले गए? चंदन, नहीं माँ, अभी तो यहीं थे, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। चंदन बाहर आकर देखता है, लेकिन अमर कहीं नहीं दिखा। चंदन अपनी बैग पर बैठकर बहुत चिंतित सा उन्हें खोजने में लग जाता है। उधर सिबा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। सभी बड़े अफसर सिबा की पीठ थपथपाने लग जाते हैं। सिबा के हौसले की खबर हर जगह गूंज रही थी। पुष्पलता और उनके पति सिबा के पास बैठकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। दया दरवाजे पर ही खड़ी अपने आंसू छुपाए सिबा को निहार रही थी। सिबा लेटा हुआ उनको चुप करवाने में लग जाता है। तभी सिबा की नजर सहसा दरवाजे की तरफ जाती है। कुछ पलों तक दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर ही सिमटी रहती हैं। अचानक सिबा के मुंह से माँ शब्द निकल पड़ता है। पुष्पलता दया को इशारे से अपने पास बुलाती हैं। पुष्पलता, सिबा, हाँ बेटा, ये तेरी माँ ही है। दया, पुष्पलता की बात कानों में पड़ते ही सिबा के चेहरे पर चमक के साथ आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। दया उसके पास बेड पर बैठकर सिबा का हाथ अपने हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती हुई कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी गरीबी का शिकार बनाकर तुझे आंचल से इतना दूर कर दिया कि हम दोनों चाह कर भी एक दूसरे का दर्द बयां नहीं कर सकते। पुष्पलता दया के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहती हैं, नहीं दया, अब तुम चाहो तो अपना बेटा वापस ले सकती हो। मेरे लिए सिबा की जिंदगी से बढ़कर अब कुछ नहीं, और हम कितने दिन के मेहमान हैं। दया, नहीं मैडम जी, अब सिबा आपका ही बेटा है, ताउम्र आपकी सेवा करेगा। आपने उसे इतना काबिल बनाया, उसके लिए हम पूरी जिंदगी आपके आभारी रहेंगे। सिबा दया से लिपटकर खूब रोना चाहता है,
लेकिन पुष्पलता की तरफ देखकर अपनी भावनाओं को छुपा लेता है। चूंकि आंखों से अश्रु लगातार बह रहे थे, शिवा ने दया को सिर्फ इतना ही कहा, माँ मेरे सभी भाई और बहन ठीक है ना। कहते हुए शिवा का गला रुंध गया। दया ने शिवा के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बहादुर बेटे ने जो कुर्बानी दी वो खाली कैसे जाती रे। लेकिन माँ, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। शिवा ने दया को और भावुक होने से रोकने के लिए कहा, तेरे बाबा टेलीविजन देख रहे थे तो मैंने ही वहीं देखा। दया, तुझे पता था क्या तेरे बाबा जेल से आ गए। शिवा, हाँ माँ, चंदन भाई ने बताया। दया, क्या तू जानता था कि चंदन तेरा भाई है। शिवा, हाँ माँ, आप लोगों की खबर लेने के लिए ही तो यहाँ आया। दया चौंकती हुई, तुमने चंदन को बताया क्यों नहीं। वो पागलों की तरह तुझे ही खोज रहा था। तभी पुष्पलता कहती है, शिवा कैसे बताता अपने भाई को, जो खुद मुझे दिए वचन में बंधा था। दया, आज मुझे एहसास हो रहा है कि शिवा के दिल को कितनी तकलीफ हुई होगी जब सामने होते हुए सगे भाई से अनजान लोगों की तरह बर्ताव किया होगा। अस्पताल के सामने सरपंच सहित सभी गांव वाले आए हुए थे। अमर को एक ट्रक के सामने से सभी ने झटके से हटाया। शक्ल देखकर हैरान था। पापा, आप कहाँ खोए हो। पापा, मैं आप ही के पास आ रहा था। वो शिवा भैया तो ठीक है ना। आप इतने विचलित क्यों हो पापा। तभी ढूंढता हुआ चंदन भी वहां पहुंच जाता है। पास की बेंच पर उन्हें बैठाकर पानी की बोतल लेकर पानी पिलाता है। उनके सामने जमीन पर बैठकर उनकी गोद में सर रखकर जोर जोर से रोता हुआ बोला, मुझे माफ कर दीजिए पापा। भूल गया था कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। आप हर पल पश्चाताप की आग में जल रहे थे। मैं नफरत को मन ही मन और गहरा कर रहा था। जितने दिन हम बाप के प्यार के लिए तरसे थे, उससे कहीं साल आप तरसे हो अपने बच्चों के प्यार के लिए। अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। मेरा कर्ण एक अफसर बन गया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं पापा। दोनों बाप बेटू को इस तरह फूट फूट कर रोता देख अभी भी उनके ऊपर जा लिपटा और रोने लगा। चलिए, अब दोनों थोड़े आंसू कर्ण भैया के लिए भी बचा कर रख लो। अभी रोते हुए चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए कहता है। तीनों चंदन की बैग पर बैठकर अस्पताल की तरफ चलते हैं। अस्पताल के पास गांव वालों को देख अमर सोचता है, ये लोग फिर कुछ बखेड़ा खड़ा करेंगे। अमर को देख गांव का सरपंच और कुछ लोग बेसब्री से दौड़कर आते हैं। अमर पीठ फेर लेता है, लेकिन सरपंच उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब नजरें न चुरा अमर। आज तेरी पत्नी ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। जहां हमारी सोच थी कि तेरे बच्चे भी कल को तेरी तरह लुटेरे बनेंगे, वहीं आज टेलीविजन में देखा कि लुटेरे के बेटे अफसर। सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। आज भले ही मेरी उम्र हो गई, लेकिन तजुर्बे में तेरी पत्नी दया ने सबको पीछे छोड़ दिया और साबित कर दिया कि बच्चों का भविष्य एक माँ के हाथ में होता है। बस एक बार उस देवी दया से माफी मांग लें, फिर हम सब वापस लौट जाएंगे। आप एक बार दया बेटी से मिलने के लिए कहना, शिवा के हालचाल भी बताना। बूढ़े सरपंच के वो शब्द तीनों बाप बेटों की नजरों में दया का मान और बढ़ा रहे थे। उनकी आंखें डबडबा आईं। अमर के पास हाथ जोड़ने के अलावा और कोई शब्द नहीं थे। चंदन कहता है, जी काका, हम अभी माँ को बाहर भेजते हैं। कहकर तीनों अस्पताल के अंदर चले जाते हैं। वहां दया सहित सभी लोग उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। शिवा को देखकर चंदन सैल्यूट करता है। गमगीन माहौल में सबके चेहरे से हंसी छूट जाती है। चंदन अनजान था कि शिवा को सब पता है। दया हंसकर कहती है, ये तेरा पुलिस थाना नहीं, और ये तेरे ऊपर इस वक्त अफसर नहीं, तेरा छोटा भाई है जो तेरे सीने से लगना चाहता है। देख, इतने दिनों से पता होने के बाद भी एहसास नहीं होने दिया तुझे कि तेरा कर्ण तेरे कितने नजदीक है। चंदन शिवा की तरफ आश्चर्य की दृष्टि से देखता है। शिवा आंखों में आंसू लिए बाहें फैलाए चंदन से कहता है, मैं कब से इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब भैया मुझे अपने सीने से लगाएंगे। चंदन झट से शिवा के नजदीक जाकर उसे बैठी अवस्था में ही गले लगा लेता है। दोनों भाई बरसों बाद एक दूसरे के कलेजे में ठंडक महसूस कर रहे थे। शिवा अमर को भी अपनी ओर बुलाकर कहता है, बस कीजिए बाबा, अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, दिल में कोई शिकवा नहीं आपके प्रति। अमर के उदासी वाले चेहरे पर एक सुकून आ जाता है जो बरसों से कहीं खोया था। तभी अभी सबको हंसाने के लिए कहता है, महारानी विक्टोरिया पधार रही हैं। सब उसकी तरफ एकटक हैरानी से देखते हैं। दया उसके सर पर धीरे से मारती हुई, तुझे इस समय भी मजाक सूझ रहा है। अरे माँ, रचना भाभी के बारे में बोल रहा हूँ, वो देखो। दया मुड़कर देखती है। एक बार फिर सबकी हंसी छूट जाती है। प्यारी सी मुस्कान के साथ नीले सलवार सूट में रचना दरवाजे पर अपने पापा के साथ खड़ी थी।
चंदन शर्माकर झुकी तिरछी नजरों से रचना को देखता हुआ बाहर सिबा की दवाई लाने का बहाना बनाकर चला जाता है। रचना सिबा के हालचाल पूछकर बाड़ से बाहर आकर चंदन को देखती है, जो नम आंखों से खुशी के पलों में खोया था। रचना चंदन के पास खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में अब एक बार शर्म थी, झुकी हुई नजरें। जब चंदन ने एक झलक देखी तो धड़कनें बढ़ने लगीं। कुछ बोलने के लिए अल्फाज भूल गया हड़बड़ी में। आखिर रचना ही धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों आए? चंदन, यहाँ नहीं आता तो तुम भी यूं अकेले नहीं मिलती ना। धीरे से अपने आप ही बड़बड़ाया, लेकिन रचना ने सुन लिया और मुस्कुराने लगी। चंदन फिर बोला, रचना तुम मेरी जिंदगी में बहुत शुभ हो। जब से आई हो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जब पहली बार मिली तो सिबा से मिला, उस वक्त अनजान ही सही, लेकिन मेरा भाई था। और तीसरी बार तो कमाल ही हो गया, मेरा बिखरा हुआ परिवार एक हो गया। खुशी से चंदन रचना का हाथ पकड़कर बोला, बस इसी तरह तुम्हारा साथ चाहिए रचना। रचना की खुशी भी सातवें आसमान पर थी। 2 साल बाद पुष्पलता जी अपने पति के साथ हाथ में मिठाई का डिब्बा और आंखों में खुशी की चमक लेकर दया के घर पहुंचती हैं। दया, आइए मैडम जी। रचना और चंदन दोनों पति पत्नी उनका आशीर्वाद लेते हैं। पुष्पलता, दया, तुम्हारी ही दया से मैं भी कुछ ही दिनों में सास बनने वाली हूँ। कर्ण का रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम्हें बुलाया, तुम आई क्यों नहीं? दया, कर्ण के लिए फैसला लेने का अधिकार आपका है। ये तो आपका बड़प्पन है कि उसके छोटे छोटे फैसलों में भी हमारी राय लेते हो। सुमन, कर्ण भैया को लड़की पसंद तो आ गई ना? पुष्पलता जी, हाँ ये लो, तुम सब भी उसकी तस्वीर देख लो। फोटो सुमन के हाथ में थमा देती है। सुमन, अरे वाह, ये तो रचना भाभी की जैसी हैं। ऐसा मत बोल छोटी, वरना हम पहचान कैसे पाएंगे कि भाभी है या पत्नी? पीछे से मजाकिया अंदाज में सिबा कहता है। सभी लोग हंसी के ठहाके लगाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।